हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है फिर से एक सिस्टम डिज़ाइन प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सिस्टम डिज़ाइन प्रॉब्लम जो है आज की थोड़ी सी हार्ड होने वाली है एंड इट विल फोकस मोर ऑन द यूज केसेस एंड ऑल। तो ठीक है, फिर लेट्स स्टार्ट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है मैंने बेसिकली लीड कोड पे देखा था, जहाँ पे लीड इंजीनियर के इंटरव्यू राउंड में बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड द पर्सन हु वाज इंटरव्यूइंग गॉट द रिजेक्शन। बेसिकली द कनेक्टिविटी मैनेजमेंट एरिया इज नॉट दैट स्ट्रांग। तो आई थिंक ये अपने आप में ही एक स्टाइल ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन है जहाँ पे अनलेस यू हैव वेरी इन डेप्थ नॉलेज ऑफ लेट्स से हाई लेवल सिस्टम्स एंड ऑल्सो ऑन द लो लेवल, chances are you might get the rejection. And especially if you are, let's say, interviewing for senior staff or lead or principal engineers. So that's why I think this question becomes very important. ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखेंगे उससे पहले मैं कुछ जो है इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो जैसे तुम जब भी कोई एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बनाते हो, कोई भी एग्रीगेटर, फिर वो चाहे लेट्स से मूवीज का एग्रीगेटर हो या फिर लेट्स से टिकट्स का एग्रीगेटर हो या फिर फ्लाइट एग्रीगेटर हो या फिर अकोमोडेशन एग्रीगेटर हो, होटल सिस्टम बेसिकली। तो वहाँ पे इस तरीके के जो पैटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं। तो एज लॉन्ग एज लेट्स से अगर तुम आज का सिस्टम जो है, आज के सिस्टम को थोड़ा डीपली समझ लेते हो, देन यू विल बी एबल टू लेट्स से डिज़ाइन और ट्विक द करंट डिज़ाइन टू बेसिकली फिट द जो भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटरव्यू में उसको। ठीक है। ऑलराइट। तो अब जब हम लोगों ने ये सब क्लियर करते हैं, सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। Problem statement is, so you have multiple suppliers who provide flight inventory data via their respective API. So तुम जो है इस स्टेटमेंट का इनडायरेक्टली मीनिंग ये है कि लेट्स से यू आर बिल्डिंग एन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहाँ पे लोग जो है फ्लाइट्स वगैरह बुक कर सकते हैं। एंड द इन्वेंट्री, यू डोंट होल्ड द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज बेसिकली कि तुम्हारे पास कितनी फ़्लाइट्स हैं, कहाँ से कहाँ जा रही हैं, कॉस्ट क्या है फ़्लाइट की, या अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स ऑन दैट फ़्लाइट वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है तुम मेंटेन नहीं कर रहे हो। यू हैव द सप्लायर एपीआईज टू सी वेदर द इन्वेंट्री इज अवेलेबल और नॉट। ठीक है। सेकेंड इज देयर एपीआई इज मीटर्ड। That means some cost is associated. So every time you make a call to their API, तो तुम जो है अपने सिस्टम पे कुछ कॉस्ट इनकर करोगे। सो दैट्स द बिजनेस। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, you have users who would come to your platform, search for flights based on certain params like source, destination, number of persons वगैरह वगैरह, and there could be frequent updates to price and flight info like the time, seat availability, etc. And you are required to show the latest information to the customers. तो आई थिंक इस स्टेटमेंट को अगर देखोगे तो यूज़र जर्नी उसने यहाँ पे तुम्हें बताई कि यूज़र्स कैन कम टू योर प्लेटफॉर्म एंड दे विल सर्च बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स लाइक एनी अदर एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म। अगर तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे चाहते हो, चाहे वो मेक माई ट्रिप हो, गोआईबीबो हो, बुकिंग डॉट कॉम हो, अगोड़ा हो, किसी पे भी जब तुम जाओगे तो तुम अपनी सोर्स प्रोवाइड करते हो, कहाँ से जा रहे हो, डेस्टिनेशन कहाँ तुम्हें जाना है, किस डेट के लिए जाना है, और कितने बंदे जा रहे हैं। ठीक है, यही तुम्हारी एक सर्च क्वेरी रहती है एंड यू गेट द लिस्ट ऑफ फ्लाइट्स। यू पिक वन फ्लाइट एंड देन यू बेसिकली बुक इट। सो बुकिंग मीन्स नथिंग बट making the payment, providing your details like your name, email, and phone number in case the booking is confirmed, so you get the confirmation to your email and phone. ठीक है। देयर कुड बी फ्रीक्वेंट अपडेट्स, दैट मीन्स फ्लाइट जो है, फ्लाइट की डिटेल्स मोर और लेस ज़्यादा चेंज नहीं होती। इट्स द प्राइसेस। सो लेट्स से अगर तुम कोई प्राइस, मतलब अगर तुम कोई फ़्लाइट बुक करते हो 3 महीने पहले, तो उसका प्राइस जो है डिफरेंट होता है।
लेकिन अगर तुम उसका जो बेसिकली बुकिंग करते हो 1 महीने पहले तो प्राइस डिफरेंट होता है, और जैसे-जैसे तुम अगर फ्लाइट का जो बोर्डिंग डेट है उसके पास जाते रहते हो तो फ्लाइट का जो प्राइसेज़ है वो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट ये है कि यू नीड टू शो द प्राइस ऑफ दैट फ्लाइट और मल्टीपल फ्लाइट्स एज़ लेटेस्ट एज़ पॉसिबल टू द कस्टमर्स। ठीक है? फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है? So you might get the same flight data from different suppliers and you're supposed to show the users the cheapest one. So let's say uh, यहाँ पे थोड़ी सी सिस्टम की नॉलेज आती है। सिस्टम एज एन, अगर तुम फ्लाइट्स वगैरह बुक करते हो और तुम एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बना रहे हो, तो अगर तुम एक ग्लोबल एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बना रहे हो तो हो सकता है कि वो फ्लाइट जो है डायरेक्टली एयरलाइन से आ रही हो या फिर किसी लोकल एग्रीगेटर से आ रही हो। ठीक है? जैसे अगर तुम एमएमटी की बात करोगे तो एमएमटी इज़ अ लोकल फ्लाइट एग्रीगेटर सिस्टम। लेकिन अगर तुम अगोडा, बुकिंग, एक्सपीडिया इनकी बात करोगे तो ये क्या है, ग्लोबल एग्रीगेटर्स है। ये हर कंट्री से हर दूसरी कंट्री तक की भी तुमको फ्लाइट्स बुक करा सकते हैं। तो चांसेस आर कि दे माइट वर्क आइदर विद द एयरलाइंस डायरेक्टली, सो दे विल हैव द कॉन्ट्रैक्ट्स विद द एयरलाइन टू डिस्कस द कॉस्ट एंड ऑल, या फिर वो लोग एक्चुअली में जो है किसी एग्रीगेटर से भी वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है? तो अगर तुम सेम फ्लाइट इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलती है फ्रॉम मल्टीपल सप्लायर्स, सो यू नीड टू शो द चीपेस्ट वन टू द यूजर। ठीक है? सेकेंड इज, you can't expect any mechanism from suppliers with respect to flight info updates. You only get the metered API. तो अगर तुम एक बिजनेस रन कर रहे हो जहाँ पे तुम लेट्स से अपनी फ्लाइट की इन्वेंटरी एक्सपोज करते हो टू द एग्रीगेटर्स, सो व्हाई वुड यू वांट टू प्रोवाइड दी स्टेटस अपडेट्स और प्राइस चेंजेस और जो भी डिटेल चेंज हो रही है तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज इफ लेट्स से एक्चुअल एग्रीगेटर कॉल्स योर एपीआई देन यू गेट द बिजनेस, तुम्हें सर्टेन कॉस्ट मिल रही है, देन why would you want to push notifications to the aggregator? So more or less I think किसी भी एग्रीगेटर सिस्टम में तुम्हें ये जो है पुश नोटिफिकेशंस मोर और लेस नहीं मिलते हैं। यू ऑलवेज हैव टू बेसिकली पुल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सप्लायर्स। ठीक है? ओके। तो आई थिंक ये कंस्ट्रेंट्स हैं। तो चलते हैं हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ कि डिज़ाइन फ्लाइट एग्रीगेटर सिस्टम यूजिंग कनेक्टेड पार्टनर्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है कनेक्टिविटी पार्टनर्स होते हैं। अगर तुमने लेट्स से इस डोमेन में काम किया है ओटीएस वगैरह में, देन यू वुड नो कि ऐसे पार्टनर जो डिफरेंट ऐसे पार्टनर्स जो अपनी इन्वेंट्री खुद मेंटेन करते हैं एंड यू गेट देयर एपीआईज ओनली, देन दीज पार्टनर्स आर कॉल्ड कनेक्टिविटी पार्टनर्स। यहाँ पे उसने आई थिंक मेंशन भी किया था कि कनेक्टिविटी मैनेजमेंट एरिया इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। कनेक्टिविटी का मतलब यहाँ पे सिंपली वही है कि कनेक्टिविटी पार्टनर्स की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है? तो हम लोग अपना जो हमेशा से करते आए हैं, हम लोग सबसे पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे। एक सेकेंड, मैं ना थोड़ा सा कर देता हूँ इसको, रिक्वायरमेंट्स। ठीक है? तो पहली फंक्शनल रिक्वायरमेंट आई थिंक हमें दिख रही है कि यूजर्स शुड बी एबल टू सर्च फ्लाइट्स ऑन द प्लेटफॉर्म। सेकेंड क्या है? यूजर्स शुड बी एबल टू बुक अ फ्लाइट एंड ऑल्सो गेट द कॉन्फर्मेशन। ठीक है? ये दो फंक्शनल रिक्वायरमेंट मेरे को मोरलेस सिस्टम से दिख रही है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट का सिंपली मतलब होता है कि हाउ द एंड यूजर्स वुड इंटरेक्ट विद योर सिस्टम, सो व्हाट ऑल कैपेबिलिटीज योर सिस्टम प्रोवाइड्स। सो जब भी तुम कोई प्लेटफॉर्म या ऐप या वेबसाइट जब सोचते हो, देर इज़ अ फंक्शनैलिटी जिसके बारे में तुम अवेयर हो एंड दैट्स व्हाई यू यूज़ दैट वेबसाइट और ऐप। ठीक है?
उससे पहले मैं थोड़े-से ना कंस्ट्रेंट्स की बात कर लेता हूँ अब, बिफोर वी एक्चुअली जंप टू द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। सो पहला कंस्ट्रेंट या इनपुट मैं बोलना चाहूँ कि क्या दे रखा है हमें। आई थिंक फर्स्ट इनपुट इज़ कि वी हैव मल्टीपल सप्लायर्स। मैं इसको इसलिए यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, जिससे कि हमें जो है पता रहे कि हम लोग क्या सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। सो यू हैव मल्टीपल सप्लायर्स विद देयर इन्वेंटरी, ठीक है? इन इन्वेंटरी। Second is they provide you suppliers provide you with the metered API. That means cost is associated. ठीक है? And what is the uh, let's say um, कि अगर तुम सप्लायर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। सप्लायर कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही है ऑब्वियसली, मीटर्ड एपीआई होंगे उनके। दे प्रेफर सिक्योरिटी, सो लेट्स से ऑनबोर्डिंग हो गई, एपीआई की शेयर करना हो गया, आईपी वाइट लिस्टिंग हो गई, एमटीएलएस अगर करना है तो सर्टिफिकेट एक्सचेंज वगैरह हो गए। ये सारी चीज़ें जो है ऑनबोर्डिंग वाली स्टेज में हो जाएंगी तुम्हारी, सो दैट यू कैन कंटिन्यू टू कॉल देयर एपीआई। ठीक है? सो सिक्योरिटी इज़ वन थिंग। लिखना है तो लिख सकते हैं कि एपीआई की हो गया, ठीक है, एम टी एल एस सर्टिफिकेट एक्सचेंज वगैरह हो गया, एट्सेट्रा। बेसिकली हाउ वुड यू आईपी वाइट लिस्टिंग हो गया, लिख देता हूँ अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आईपी वाइट लिस्टिंग हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी में आती हैं। सेकंड इज़ व्हाट, जो एपीआईज होंगे सप्लायर्स के, दे वुड डू सम काइंड ऑफ रेट लिमिटिंग ऑन द एपीआईज सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर एपीआईज। रेट लिमिटिंग इज यूज्ड सिंपली टू प्रोटेक्ट देयर सिस्टम रिसोर्सेज। वो नहीं चाहते कि हमारा पर्टिकुलर एक एग्रीगेटर जो है मल्टीपल लेट्स से एक सर्टेन विंडो में इससे ज़्यादा टाइम्स हमें कॉल करे। ठीक है? और एक जो नेचर है वो आई थिंक तुम लोगों को अभी पता नहीं चलेगा, बट सप्लायर्स बहुत अनरिलायबल होते हैं। सप्लायर्स अनरिलायबल होते हैं इसका मतलब ये है कि उनके जो एपीआईज हैं दे आर नॉट बिल्ट वेरी कंसिडरिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ द सिस्टम, स्पाइक्स को कंसिडर नहीं करते वगैरह वगैरह। तो तुम इन जनरल एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे सकते हो कि सप्लायर एपीआईज आर नॉट रिलायबल। तो हम लोग यूजुअली जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बिल्ड करते हैं तो बिल्ड द रिलायबल सिस्टम ऑन टॉप ऑफ अनरिलायबल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। ये तो तुम्हारे लिए सप्लायर इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब तुम्हारे लिए बिजनेस पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली व्हाई व्हाई आई एम डिस्कसिंग द बिजनेस हियर, बिकॉज हियर इफ यू सी हियर यहाँ पे उसको क्या रीजन दिया था कि कनेक्टिविटी मैनेजमेंट एरिया इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, और ये जो है लीड इंजीनियर के लिए था इंटरव्यू। सो लीड इंजीनियर का मतलब ये है कि तुम उसको समवेयर बिटवीन प्रिंसिपल एंड स्टाफ के बीच में रख सकते हो। ठीक है, प्रिंसिपल इंजीनियर का काम ये नहीं होता है कि वो जस्ट एक पर्टिकुलर सिस्टम डिज़ाइन करे। समवन हु इज़ वर्किंग एट दैट लेवल हैज़ टू थिंक अबाउट द ओवरऑल सिस्टम, not just think about the technicalities, but also about the business, how their decisions actually impact the business. And if you are a bad principal engineer, your decisions might impact the business. तो उस वजह से जो हम यहाँ पे जो है बिजनेस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। तो पहली चीज़ क्या है तुम्हारी, because the APIs are metered, that means the cost is associated with every API call you make to the supplier. You want to reduce the cost because that's directly impacting your business. अगर तुम let's say एक बुकिंग पे 5,000 कॉल्स कर रहे हो और एक बुकिंग पे अगर तुम्हारी कमीशन जो है 0.5% है, बिकॉज फ्लाइट्स में जो है जो कमीशन रहती है वो बहुत बहुत कम रहती है, मतलब 1% के आसपास ही रहती हैं एग्रीगेटर्स की, जितना मेरे को आइडिया है। तो अगर 1% कमीशन मिल रही है ऑन द फ्लाइट, लेकिन अगर तुम 5,000 या 50,000 या 1 लाख कॉल्स अगर तुम कर रहे हो, देन यू आर
नॉट मेकिंग एक्चुअल मनी बट यू आर ऑल्सो लूजिंग मनी। ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। तो इसको बोल सकते हैं बेसिकली कंस्ट्रेंट बजट एपीआईज के लिए। ठीक है, और इसको और भी ऐसे बोल सकते हैं, कीप द कॉस्ट एज लो एज पॉसिबल। तो जब हम ये बोलते हैं कि कीप द कॉस्ट रिलेटेड टू द एपीआईज एज लो एज पॉसिबल, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने जस्ट एक बार एपीआई को कॉल किया, डेटा को कैश कर लिया महीनों के लिए। उससे क्या होगा कि तुम जो है कॉस्ट तो ऑब्वियसली इम्प्रूव कर दोगे, बट जो तुम डेटा दिखा रहे हो अपने कस्टमर्स को या अपने क्लाइंट्स को या यूजर्स को, वो डेटा एक्यूरेट नहीं है ना। जैसे उसने यहाँ पे बोला था कि देयर कुड बी फ्रीक्वेंट अपडेट्स टू द फ्लाइट्स, फ्लाइट इन्फो और द प्राइसेस, यू नीड देन यू नीड टू शो द लेटेस्ट प्राइस। तो ये काइंड ऑफ एक रिक्वायरमेंट है, बोथ विल गो हैंड इन हैंड। तो तुम्हें जो है सिस्टम की करेक्टनेस को मेंटेन करना है। सो व्हाट, मेंटेन द करेक्टनेस ऑफ द सिस्टम। करेक्टनेस मतलब कंसिस्टेंसी वगैरह हो गया, कि अगर लेट्स से इफ यू सेड, if you give the notification to your customer that the booking has been confirmed, that means it has been confirmed। अब तुम बाद में जाके ये नहीं कह सकते कि ओ नो, अरे यार वो तो हमारा कैश डेटा था, बट हमने जब एक्चुअली में जाके सप्लायर से चेक किया इन्वेंट्री के लिए, तो पता चला कि उनकी फ़्लाइट पूरी बुकड है। सो देन यू हैव टू थिंक अबाउट लेट्स से रिफंड। तो रिफंड जब भी तुम करते हो तो कस्टमर एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा तुमको देखना पड़ता है कि भाई तुमने एक्चुअली में चार्ज किया उसको, फिर तुम रिफंड कर रहे हो, देन व्हाई डिड यू चार्ज इन द फर्स्ट प्लेस इफ यू न्यू कि जो है फ्लाइट में कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। ऑलराइट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आते हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये वीडियो रिकॉर्ड करने में मेरे को थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड करी थी, एंड वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम पे पता नहीं क्या हुआ कि मैं इस स्क्रीन पे, मैं ये मेरा कैमरा या लैपटॉप है और ये मेरी स्क्रीन है इधर साइड जिधर मैं देख के करता हूँ। तो मैं स्क्रीन पे देख के ही सब कुछ डिज़ाइन कर रहा था, बट मैंने जो है अपने जो रिकॉर्ड करता हूँ जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू ओबीएस, उसमें मैंने ये देखा ही नहीं कि मेरी जो स्क्रीन है वो फ्रीज कर चुकी है या लैग कर रही है। तो हुआ क्या था कि वो किसी और स्क्रीन पे फंसा हुआ था मेरा रिकॉर्डिंग, और मैं कहीं और इस स्क्रीन पे डिज़ाइन कर रहा था। तो बाद में जब देखा तो पता चला यार पूरा पूरा मैं डिज़ाइन कर चुका हूँ, बट एक्चुअली में विजिबल तो जो है वो कोई सेपरेट स्क्रीन हो रही है। तो फिर इस वजह से मेरे को टाइम तो पूरा इन्वेस्ट हो गया था उस दिन। तो इस वजह से आज मेरे को दोबारा से टाइम मिला है इसको रिकॉर्ड करने का, तो ये एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस वजह से मेरे को टाइम लग गया। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो पहली तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो मेरे को समझ में आ रही है सिस्टम में, जब यूजर्स सर्च कर रहे हैं फ्लाइट को, अ, उस समय हमें जो है क्या शो करना है, बिकॉज वी नीड टू शो द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। तो हमें जो है लो लेटेंसी सिस्टम चाहिए, लो लेटेंसी एपीआई। लेस देन 1 सेकेंड बोल देते हैं हम इसको, क्योंकि सर्च एग्रीगेटर्स की भी कॉस्ट हमें इसमें एसोसिएट करनी है कि हमारे जो सप्लायर्स हैं हम एक्चुअली में उनसे अगर कॉल कर रहे हैं, दे माइट टेक सम टाइम। ठीक है, सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए मेरे को इन बुकिंग पाथ। इसका मतलब क्या है, जो कि अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, कि तुम जब बुकिंग कर रहे हो और अगर तुमने कंफर्मेशन दिया है टू द कस्टमर्स दैट योर बुकिंग हैज बीन कंफर्म, दैट मीन्स दे हैव द सीट बुक्ड इन द फ्लाइट एंड दे कैन एक्चुअली बोर्ड द फ्लाइट। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने बुकिंग कंफर्मेशन दे दिया, उन लोगों ने ज़्यादा जाके कुछ चेक किया ही नहीं, एंड देन जब एक्चुअली में डेट आई, जब वो लोग एक्चुअली में प्रिपेयर कर रहे हैं जाने के लिए, तब देखते हैं कि तुम लोगों ने जो है पैसा रिफंड कर दिया। So it's a bad user experience every time you have to refund money to the customer। ठीक है, इस वजह से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। स्केल ऑफ द सिस्टम, आई थिंक इस क्वेश्चन में जो है मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इन्होंने जो है
क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछे होंगे अपने इंटरव्यूअर से। तो स्केल मैं अपनी साइड से एज्यूम कर लेता हूँ। सो मेरे लिए जो है लेट्स से 1 मिलियन प्लस सर्चेस जो है प्लेटफॉर्म पे एनी एनी डे हो सकती है। अब अगर तुम यूज़र बिहेवियर देखो, तो जब कोई यूज़र एक्चुअली में फ्लाइट बुक करता है, दे कंपेयर द प्राइसेस ऑफ द फ्लाइट्स अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एंड देन दे बुक द फ्लाइट विद द चीपेस्ट प्राइस, whichever platform is offering the cheapest one। ठीक है, अज्यूमिंग कि लेट्स से अभी हम लोग यूज़ केस को सिंपल रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। कि वो मल्टीपल हॉप्स हो गए, मल्टी सिटी बुकिंग वगैरह वगैरह है। ठीक है, तो ये यूज़र बिहेवियर है जो हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है, वाइल वी आर बुकिंग वाइल वी आर बिल्डिंग दिस प्लेटफॉर्म। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, कोर एंटिटीज लिखते थे। अब कोर एंटिटीज में अब देखो ऐसा है सेम, because you are working with multiple suppliers and each supplier has their own way of, let's say, storing the data, returning the schema, different schema हो सकते हैं। तो उस केस में जो है तुम्हें एक कंसिस्टेंट व्यू चाहिए। हाउ वुड यू स्टोर दैट इनकंसिस्टेंट डेटा अक्रॉस फ्रॉम मल्टीपल सप्लायर्स इनटू योर सिस्टम, सो दैट यू कैन सपोर्ट दीज कैपेबिलिटीज जो तुमने ऑफर करी हैं अपने प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो पहली ऑब्वियसली मेरे को जो दिख रही है फ्लाइट इन्फो। सेकंड तुम्हें क्या दिख रहा है कि जब कोई यूज़र सर्च करेगा कुछ, तो सर्च करने के लिए सर्टेन पैरम्स होंगे, तो लेट्स कॉल सर्च क्वेरी। अभी मैं इनको ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, जब हम लोग एक्चुअली में सिस्टम डिज़ाइन करेंगे उस समय जाके मैं ये सारी जो एंटिटीज़ हैं उनकी डिटेल्स ऐड करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि हम लोग जो है एक्चुअल में क्या डेटा स्टोर कर रहा है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अभी मेरे को भी क्लियर नहीं है कि मैं क्या एक्चुअली में स्टोर करने वाला हूँ। मतलब मोर और लेस आइडिया है कि फ्लाइट आईडी वगैरह वगैरह रहेगी। और थर्ड इंफॉर्मेशन, अगर तुमने ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक से पढ़ा है देन यू वुड गेट हिंट। मैंने जैसा बताया, एक फ्लाइट के यानी जो कैरियर है, जैसे एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, केएलएम हो गया, या तुम्हारे जो भी कतर एयरवेज जो भी हो गए, ये लोग क्या करते हैं कि एक बेस प्राइस सेट करते हैं अपना। ठीक है, एक बेस प्राइस रहता है जो उन्हें चाहिए है। ठीक है, फ्रॉम द एग्रीगेटर। अब एग्रीगेटर्स क्या करते हैं, अपने ऑफर्स रन करते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे बेसिकली तुम्हें क्या फिगर आउट करना है कि अगर किसी एग्रीगेटर ने लेट्स से बेस प्राइस पे अपना ऑफर रन किया है, ऑफर की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली जो प्राइस होगा फ्लाइट का वो डिफरेंट होगा। करेक्ट, तो इस वजह से क्या है, हमें यहाँ पे एक तीसरी एंटिटी जो समझ में आती है, विच इज़ ऑफर्स। ऑफर एंटिटी की हर सप्लायर ऑन अ पर्टिकुलर राउट माइट रन डिफरेंट ऑफर्स। इस वजह से जो है, तो इवन दो फॉर द सेम फ्लाइट यू माइट गेट द डिफरेंट prices for a particular flight, and that's why you need to show the cheapest one। ठीक है, एपीआईज पे आ जाते हैं। एपीआई स्लैश सिस्टम इंटरफेस क्या होंगे हमारे। हो सकता है मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, बट आई थिंक पहला तो सिंपल सर्च है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हमें लिस्ट ऑफ फ्लाइट्स मिलेंगी, और मैं यहाँ पे JWT टोकन वगैरह ऑथ और ये वगैरह के लिए लिख देता हूँ। सेशन टोकन वगैरह हो गया, और यहाँ पे हमें इन्फो क्या क्या मिलेगी, सोर्स, डेस्टिनेशन, डेट, एंड लेट्स से नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन तुम एक सर्च क्वेरी में रखोगे। गेट पे आते हैं तो सिंपली स्लैश, इसको बोलते हैं पोस्ट स्लैश बुक। यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, कंफर्मेशन स्ट्रिंग बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास JWT वगैरह रहेगा, सेशन टोकन वगैरह रहेगा हमारे पास।
और यहाँ पे हमारे पास जो है अगर तुम चाहो तो तुम कॉन्टेक्स्ट वो है वही मेंटेन कर सकते हो, बट मोर और लेस ये पाथ रहेगा। हमारे पास दो एपीआईज हैं एंड द यूजर्स वुड इंटरेक्ट विद दी दीज एपीआईज। इसमें क्या होगा, फ्लाइट आईडी रहेगी, डेट रहेगी और वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम किसी भी फ्लाइट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो दे डू नॉट हैव द सिंगल single API checkout. They might have multiple stages in the checkout। जैसे कुछ लोग जो होते हैं 3 स्टेजेस रखते हैं, कुछ लोग जो होते हैं 4 रखते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे 2 ही होता है। तो ये जो है, इस वजह से मैं इसको कंसिस्टेंट व्यू देने के लिए जस्ट एक एपीआई लिख रहा हूँ। अज्यूम कि हम जो लास्ट वाला कर रहे हैं वो है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अभी एक्चुअली में उसके बारे में केयर नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी स्टेजेस अपने चेकआउट पेज पे, चेकआउट वाले फनल में रखी है, ठीक है। ऑल राइट, अब आ जाते हैं अपने हाई लेवल डिज़ाइन पे। ये हमारे लिए, यही हमारा सॉरी, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कूल। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल। हम लोग सबसे पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे एंड व्हेन वी हैव सेटिस्फाइड द फंक्शनल रिक्वायरमेंट देन विल बिल्ड ऑन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। सो लेट्स से क्लाइंट है तुम्हारे पास, ठीक है। एपीआई गेटवे सो एपीआई गेटवे के थ्रू जो है क्लाइंट हमारी सर्विसेज, इंटरनल सर्विसेज से इंटरैक्ट करेंगे। दिस एपीआई गेटवे विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेट्स से ऑथ की, कि ऑथेंटिकेशन कर रहा है, ऑथराइजेशन कर रहा है, रेट लिमिटिंग कर रहा है, और तीसरी चीज़ क्या कर रहा है कि अगर मान लो ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती हैं देन राउटिंग, कि राउट दी रिक्वेस्ट टू दी रेलेवेंट रेलेवेंट सर्विस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पाथ। नाउ सो let's try to build the what first one, सर्च, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल देते हैं सर्च सर्विस, ठीक है। सर्च सर्विस है, ऑल राइट। तो तुम्हारी जो कॉल है वो एपीआई गेटवे से इवेंचुअली लैंड्स टू द सर्च सर्विस। नाउ because search service does not have any data store and we do not have any inventory available in the system, that means we have to go to the inventory which is supplier API and then fetch the data from there, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्टाफ या लीड या प्रिंसिपल वाली थिंकिंग आ जाती है। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द डोमेन्स एज वेल, कि हाउ यू आर आर्किटेक्टिंग द सिस्टम ऑफ योर लेट्स से basically how you're architecting the system. Now, one first requirement that basically no one tells you is कि तुम्हारी जो डोमेन है विद इन द सिस्टम्स दे शुड नॉट लीक फ्रॉम वन टू अनदर। तो यहाँ पे क्या है, पहली डोमेन ऑब्वियसली मेरी है कि मैं सर्च, जो सर्च मेरा यूज़ केस है मैं उसको सेटिस्फाई कर पाऊँ। बट एक्चुअली में जो सेकंड मेरे को डोमेन दिख रही है विच इज़ टॉकिंग टू द एक्चुअल सप्लायर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली में मुझे कुछ लिख देना चाहिए विच इज़ सप्लायर सप्लायर रिलायबिलिटी बोले, क्या बोले, या सप्लायर डिटेल्स बोल देते हैं। सप्लाई डिटेल्स में सबसे पहली चीज़ क्या है कि डिफरेंट स्कीमा है, डिफरेंट अवेलेबिलिटी है उनके एपीआईज की, डिफरेंट एरर हैंडलिंग है, ठीक है। और भी कुछ है क्या, डिफरेंट रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम्स हैं या फिर लेटेंसी बोल सकते हो, डिफरेंट एसएलए है, डिफरेंट एसएलएज हैं। तो इतनी सारी चीज़ें डिफरेंट है, दैट मीन्स अगर मैं ये सारी चीज़ें इसी सर्च सर्विस में कर देता हूँ दैट मीन्स आई एम काइंड ऑफ मर्जिंग टू डिफरेंट डोमेन्स इनटू अ सिंगल वन एंड दैट्स नॉट अ गुड डिज़ाइन।
if you let's say if one domain is spilling into another domain, that means ये काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है एक मतलब एंट्री से लेके मिड लेवल इंजीनियर तक। वो क्या करता है, वो डोमेन के पर्सपेक्टिव से कभी सोचता ही नहीं है, ठीक है। वो हमेशा यूज़ केस के पर्सपेक्टिव से सोचता है कि मेरे को यूज़ केस जो है सेटिस्फाई करना है। बट एज यू गो अप इन द लैडर, लेट्स से अगर तुम लीड हो गए, प्रिंसिपल हो गए, स्टाफ हो गए, तो तुम्हें जो है एक टीम के बारे में नहीं सोचते हो। यू हैव मल्टीपल टीम्स एट योर हैंड्स एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, स्केल इंडिपेंडेंटली एंड ऑल, ठीक है। तो सो दैट्स व्हाई यू ट्राई टू segregate each and every use case into multiple domains and make the responsibility of each domain to a separate team और जो भी तुम सोचते हो, ठीक है। तो इस वजह से जो है मैं एक सेकेंड, हाँ, तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि मेरी जो डोमेन है वो स्पिल ना हो। सो आई वुड हैव वन, लेट्स से, इंटीग्रेशन लेयर यहाँ पे, ठीक है। सो इंटीग्रेशन सर्विस, इस इंटीग्रेशन सर्विस का जो पर्पस है, द पर्पस ऑफ दिस सर्विस इज टू इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल सप्लायर्स, है ना, और एक्चुअली में गेट द डेटा। नाउ हमारे पास एक्चुअल सप्लायर्स होंगे, तो सप्लायर्स को लेट्स से हम कह देते हैं यहाँ पे सप्लायर 1 हो गया। एक सेकेंड, यहाँ पे एक्चुअली में लिख लेते हैं, सप्लायर 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे पास सप्लायर 2 हो गया, सप्लायर 3 हो गया, सप्लायर 4 हो गया, ठीक है। आई थिंक 3 ही रखते हैं, इसके अलावा यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देते हैं, मतलब तुम्हारे पास ऐसे मल्टीपल सप्लायर्स हैं, ठीक है। एक सेकेंड, तो तुम्हारी जो एक्सटर्नल सर्विस है, इट गोज़ टू इंटीग्रेशन सर्विस, इट गोज़ टू मल्टीपल सप्लायर्स टू फेच द फ्लाइट्स इंफॉर्मेशन। क्योंकि अगर लेट्स से तुम्हें इंडिया से मान लो कहीं और जाना है, मान लो इंडिया से तुम्हें यूएस जाना है, तो यूएस जाने के लिए मल्टीपल कैरियर्स हो सकते हैं, जैसे इंडिगो हो गया। मेरे को याद नहीं है इंडिगो जाता भी है या नहीं, इंडिगो शायद डोमेस्टिक है। सो लेट्स से एयर इंडिया हो गया, केएलएम हो गया, कतर एयरवेज हो गया, या दूसरे जो एयरवेज हैं जो यूएस जाते हैं या यूरोप जाते हैं, तो तुम्हारे पास एक सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए मल्टीपल कैरियर्स हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू क्वेरी मल्टीपल सप्लायर्स टू गेट दी फ्लाइट्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो तुम्हारा सर्च सर्विस ने अपनी रिक्वेस्ट को पास कर दिया, गेट फ्लाइट, गेट गेट फ्लाइट्स तुमने सिंपली यहाँ से एक लेट्स से इनका एक एपीआई है इंटीग्रेशन सर्विस का, तुमने उसको कॉल कर दिया एंड देन यू गेट द फ्लाइट्स, यू रिटर्न द रिजल्ट बैक टू द क्लाइंट। अभी ज़्यादा नहीं सोचना है कि भाई तुम्हारा एक्चुअली में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही, विच इज़ फाइन, हम लोग उनको सेटिस्फाई कर लेंगे एज वी डाइव डीप, ठीक है। नाउ सो तुमने जो है अभी तक सप्लायर से क्वेरी सर्च करके, मतलब क्वेरी जो भी तुम्हारे पास सोर्स था, डेस्टिनेशन था, डेट थी, नंबर ऑफ पर्सन्स वगैरह थे, तो तुमने वो चीज़ उठा के डायरेक्टली रिटर्न कर दी टू दी सर्च सर्विस, एंड सर्च सर्विस ने जो है वो रिजल्ट्स रिटर्न कर दी बैक टू दी क्लाइंट्स। ऑब्वियसली यहाँ पे तुमने रीमॉडलिंग वगैरह करी होगी ऑफ दी रिस्पॉन्सेज, वाई बिकॉज ईच सप्लायर माइट हैव डिफरेंट रिस्पॉन्स स्कीमा, हाउ दे हैंडल द टाइम एंड ऑल, है ना। तो इस वजह से जो है तुमने बेसिकली उसको एक नॉर्मलाइजेशन किया होगा। एक्चुअली में लिख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या क्या होगा। नॉर्मलाइजेशन एक तो तुम करोगे किस चीज़ का, वन लेट्स से स्कीमा, सेकंड इज टाइम। टाइम जैसे मान लो अगर कोई लोकल एग्रीगेटर है, लोकल फ्लाइट वो है, ठीक है, एंड they work only in IST, but your system needs to handle the global users, मतलब users can come from any country, so you need to show the local time to the users, and that's why you need the time conversion, time normalization from let's say IST to UTC, so that whenever the request comes from let's say AMS time zone, Amsterdam time zone, then you can convert the UTC to that time zone, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे
इस मतलब ये अगर तुम चाहो तो इसको बोल सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो ये होंगी। अभी ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक्चुअली में थोड़ी सी टाइम के साथ बढ़ेंगी इसकी। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये हो गई। सेकंड मेरे को समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में जब बनाएंगे तब देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटीग्रेशन सर्विस। मेरे को याद है कि जब मैं स्विगी में काम करता था तो स्विगी भी एक्चुअली में बेसिकली काइंड ऑफ सिमिलर चीज़ करता था, बिकॉज दे हैड मल्टीपल सप्लायर्स एज वेल। जैसे डोमिनोज स्विगी पे भी अपने ऑर्डर्स लेता है, मैकडी हो गया, या तुम्हारे जो दूसरे के वेंटर्स वगैरह हो गए जो मल्टी चेन है। मतलब सिंगल उनकी बेसिकली मल्टी आउटलेट्स है इन अ सिंगल चेन, और मल्टी सिटी में भी हो सकते हैं। तो दे टेक द ऑर्डर्स फ्रॉम स्विगी एंड ऑन देयर प्लेटफॉर्म एज वेल। तो अगर कोई ऑर्डर आता था देन ऑन स्विगी, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम वाज टू डिलीवर द ऑर्डर टू देम सो दैट दे कैन फुलफिल द ऑर्डर। तो ऐसा भी केस था वहाँ पे। तो मोर और लेस पैटर्न सिमिलर था, बट एक्चुअल रिसोर्स जो था जिसके लिए हम लोग सिस्टम बिल्ड कर रहे थे वो डिफरेंट था, ठीक है। कूल। नाउ सेकंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी? तो सेकंड रिक्वायरमेंट थी हमारी गेट फ्लाइट्स। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी, सो यूजर्स जब उनके पास में एक लिस्ट है देन दे कैन पिक अ फ्लाइट फ्रॉम द लिस्ट एंड दे शुड बी एबल टू बुक द फ्लाइट, ठीक है। तो मैं इसको बोलूँगा बुक सर्विस या बुकिंग सर्विस। वाई? अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मेरा जो पैटर्न था एक्चुअली में, मेरा पैटर्न डिफरेंट है। मेरे को रीड पैटर्न पे थोड़ा बहुत लेटेंसी चल जाएगी, बट राइट पैटर्न पे मुझे लेटेंसी की फ़र्क नहीं है। मुझे कंसिस्टेंसी मेरे सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बोला, अगर कंफर्मेशन हमने भेजा है कस्टमर को, देन द फ्लाइट शुड बी बुक्ड एंड शुड बी रिजर्व फॉर दैट कस्टमर, ठीक है। तो इस वजह से मेरे लिए मैं दोनों बात को सेपरेट करना चाहूँगा सो दैट आई कैन स्केल बोथ दी पार्ट्स सेपरेटली। कूल। तो बुक बुक फ्लाइट, ठीक है। मैं बस इतना लिख रहा हूँ। बुक फ्लाइट पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जाएंगे अपने इंटीग्रेशन सर्विस पे। इंटीग्रेशन सर्विस बेसिकली रिजर्व सीट वगैरह वगैरह। रिजर्व सीट का मतलब ये है कि अगर लेट्स से कोई सप्लायर ये फंक्शनैलिटी सपोर्ट करता है कि तुम बिफोर एक्चुअली बुकिंग द सिस्टम, बुकिंग द सीट इन द फ्लाइट, यू कैन लॉक द इन्वेंट्री। लेट्स से 3 सीट्स या 2 सीट्स हैं, उनको लॉक कर सकते हो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर तुम उस टाइम में कंफर्म नहीं करोगे देन द सीट्स विल बी सीट्स विल बिकम अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट एग्रीगेटर, ठीक है। बट यूजुअली अगर तुम देखोगे तो कोई भी सिस्टम जो है कोई भी बहुत कम सप्लायर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली इन्वेंट्री लॉक का फीचर देते हैं। तो तुम्हें जो है अनरिलायबल सिस्टम के ऊपर ही अपनी रिलायबिलिटी बिल्ड करनी है, ठीक है। तो बुकिंग सर्विस की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं। तो बुकिंग सर्विस का काम क्या है? चेक प्राइसेस, करेक्टनेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चेक अवेलेबिलिटी कि इस बंदे को जितनी सीट्स चाहिए हैं वो अवेलेबल है कि नहीं है। देन लॉक इन्वेंट्री इफ पॉसिबल। यूजुअली ये केस होता नहीं है और ये ऑप्शनल ही रख सकते हो, बट तुम बता सकते हो कि हाँ ऐसा कुछ सर्टेन सप्लायर्स करते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो तुम्हारे सिस्टम के लिए बेटर है कि तुम इन्वेंट्री लॉक कर लोगे, तो चांसेस ऑफ लेट्स से फेलियर सिनेरियो जो है रिड्यूस हो जाते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। उसके बाद कंफर्म पेमेंट एंड देन कंफर्म बुकिंग, सेंड नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन पार्ट आई थिंक मेरे को नहीं लगता यहाँ पे डिज़ाइन करना था। यहाँ पे जो है मोरलेस
interviewer wanted to discuss more or less how would you fetch the data from the suppliers, how would you reduce the cost, how would you scale to million users. ठीक है, एंड ऑब्वियसली हमारा एक आइडम्पोटेंसी, तो इस पाथ पे हमें आइडम्पोटेंसी चाहिए। इसको एक सेकंड देखते हैं, एक सेकंड। ठीक है, मैं कभी कभी स्पेलिंग भूल जाता हूँ। आइडेम्पोटेंट, भाई सही तो लिखिए, ये क्यों रेड कर रहा है। ठीक है, विजिबल है ना? हाँ विजिबल है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी बुकिंग सर्विस की। तो अब हमारा सिस्टम जो है, जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी उनको सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ कम टू दी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कैसे सेटिस्फाई हो रही है? यूजर्स कैन सर्च ऑन द प्लेटफॉर्म, गेट द फ्लाइट्स through integration service goes to the suppliers, fetches the flight, normalizes the data, and then gives the response back to the client through search service. जब यूजर ने एक आइडेंटिफाई कर लिए फ्लाइट, देन दे गो टू द बुकिंग सर्विस, दे ट्राई टू बुक अ पर्टिकुलर फ्लाइट, एंड देन booking service reserves the seat using the integration service in the supplier, whichever supplier supplied that flight, and then confirms the payment, and then when the payment is confirmed, then checks with the supplier for the booking, and then basically confirms the booking to the client and sends the notification कि इस डेट पे वगैरह वगैरह जो है चीज़ें होंगी, so you can go to the airport there. All right. Now first non-functional requirement is to build a low latency API. Low latency API यहाँ पे मैं बोल देता था, यहाँ पे फॉर सर्च। सो सर्च के लिए लो लेटेंसी है क्या? सबसे पहले तो हमने हमारा जो बिजनेस गोल था हमने वही सेटिस्फाई नहीं किया है। एक सेकेंड, हमने अपना बिजनेस गोल ही सेटिस्फाई नहीं किया, विच वाज टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो अगर लेट्स से तुम्हारे सिस्टम में जो है 1 मिलियन रिक्वेस्ट आ रही हैं, और ये तो मैं बहुत लो साइड पे नंबर ले रहा हूँ, ये तो काफ़ी हाई भी हो सकता है। तो अगर 1 मिलियन रिक्वेस्ट, एवरी सर्च रिक्वेस्ट पे इफ़ यू गो टू दी if you go to the suppliers to fetch the details, then instead of earning money you are losing money, because अगर एक एक बुकिंग पे तुम्हें 1% से भी कम पैसा मिल रहा है और तुमने उससे ज़्यादा लूज कर दिया है एपीआई कॉस्ट में, देन आई थिंक ऑल्सो यू आर रनिंग दिस सिस्टम। तो इस सिस्टम को रन करने की भी अपनी एक कॉस्ट है, यू हायर इंजीनियर्स वगैरह वगैरह, तो इवेंचुअली यू आर लूजिंग द मनी इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस। कैन वी डू बेटर? ऑलराइट, कैन वी डू बेटर? सो पहला जो सोल्यूशन यहाँ पे समझ में आता है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दी going to supplier directly, we will, let's say, uh, check in our database. So every time we call the suppliers, we normalize the details, normalize the responses from each supplier. तो यहाँ पे अब हम एक्चुअली में लिख सकते हैं कि हमारे पास में फ्लाइट आईडी होगी रिस्पॉन्स में, कैरियर होगा, उसका कैरियर क्या है, जैसे एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, या केएलएम हो गया वगैरह वगैरह। तो ये कैरियर होगा, ठीक है। उसके बाद डेट हो गई, डेट का मतलब ये डिपार्चर, डिपार्चर डेट हो गई। और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? बाकी अभी के लिए मेटाडेटा लिख देते हैं कि ऑब्वियसली इस फ्लाइट का सोर्स एंड डेस्टिनेशन तो रहेगा ही। सो सोर्स है तुम्हारे पास, ठीक है, डेस्टिनेशन है तुम्हारे पास, और मेटाडेटा। तो ये तुम्हारे पास मोर और लेस इन्फॉर्मेशन है, सॉरी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन होगी जो हम लोग नॉर्मलाइज करके रिस्पॉन्स से निकालेंगे। एंड सेकेंड इज द ऑफर। हम लोगों ने क्या बोला था कि एक फ्लाइट का जो प्राइस है विल बी ड्रिवन बाय द सप्लायर, नॉट द बेस प्राइस ऑफ द कैरियर, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास फ्लाइट की इंफॉर्मेशन होगी, सप्लायर आईडी होगी, ठीक है, प्राइस होगा, और कुछ रखोगे? बस इतना रखते हैं अभी के लिए, बाकी हम लोग जो भी चीज़ लगेगी उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगी। सो अगर
तुमने इस जो भी रिस्पॉन्स था फ्रॉम सप्लायर्स उसको नॉर्मलाइज करके स्टोर कर लिया डेटाबेस में। देन तो स्टोर हम लोग कैसे करेंगे कि फ्लाइट इन्फॉर्मेशन एक जगह स्टोर करेंगे, ऑफर इन्फॉर्मेशन हम लोग जो है एक जगह स्टोर करेंगे, एंड विल यूज सम रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है। अब तो सर्च क्वेरी क्या होगी कि नेक्स्ट टाइम व्हेन द रिक्वेस्ट कम्स वी शुड बी एबल टू सर्च द डेटाबेस टू सर्व द क्लाइंट एंड नॉट गो टू द सप्लायर्स डायरेक्टली। तो हमारी एक सर्च क्वेरी मेरे को जो समझ में आ रही है कि हम लोग कैसे करेंगे। सो सेलेक्ट फ्लाइट आईडी फ्रॉम, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, फ्रॉम फ्लाइट फ्लाइट वेयर व्हाट सोर्स सोर्स इक्वल्स टू, लेट्स से तुम्हारे पास जो सोर्स आया है एंड डेस्टिनेशन इक्वल्स टू जो तुम्हारे पास क्लाइंट क्वेरी से डेस्टिनेशन आया, डेस्टिनेशन, एंड थर्ड वन डिपार्चर डेट इक्वल्स टू डेट। ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें क्या लिस्ट ऑफ बेसिकली ऐसे फ्लाइट आईडीज मिल जाएंगे, फ्लाइट आईडी 1, फ्लाइट आईडी 2, ऐसे करके। नाउ यूजिंग दीज फ्लाइट वी कैन fetch the offers from the offer table where the actual data of the actual prices of that flight exist। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, select star from offer where flight id in let's say जो तुम्हारा प्रीवियस रिजल्ट आया था वो, एंड अब इसके बाद में तुम क्या करोगे, तुम्हें ऑब्वियसली बिकॉज हर सप्लायर के पास मल्टीपल वो हो सकती है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप ग्रुप बाय करेंगे, ग्रुप बाय फ्लाइट आईडी कर लेते हैं, देखते हैं, एंड ऑर्डर बाय प्राइस। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है असेंडिंग ऑर्डर्स में जो है प्राइसेस आ जाएंगे। ठीक है। तो अब हम लोग जो है हमने ये जैसे ही अपने सिस्टम में डेटा स्टोर किया फ्रॉम द सप्लायर्स वी रिड्यूस द एपीआई कॉस्ट। ठीक है। तो एपीआई कॉस्ट तो रिड्यूस होगी, बट नाउ द प्रॉब्लम इज व्हेन शुड वी गो टू द सप्लायर द नेक्स्ट टाइम। तो हम लोगों ने यहाँ पे सप्लायर को बेसिकली सप्लायर का डेटा अपने सिस्टम में स्टोर कर लिया टू इम्प्रूव द लेटेंसी ऑन द सर्च पाथ। दैट्स फाइन। पहले हम लोग थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज द डेटाबेस क्वेरी फॉर ईच 1 मिलियन रिक्वेस्ट विल पुट द डेटाबेस डाउन। मतलब अगर तुम सारा डेटा, बिकॉज दीज क्वेरीज आर हैवी क्वेरीज, लॉन्ग रनिंग क्वेरीज। ठीक है। अगर तुम ये डेटाबेस पे क्वेरी करते हो तो डेटाबेस टेक्स सम टाइम, सर्च रिजल्ट्स को उठा के वो मेमोरी में लेके आता है, तो इट कंज्यूम्स सीपीयू, रैम वगैरह वगैरह। तो इसकी वजह से क्या होता है कि परफॉर्मेंस डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है। और अगर ऐसी टाइप की क्वेरीज कंकरेंस बहुत सारी कंकरेंटली रन कर रही हैं इन द डेटाबेस, देन द डेटाबेस विल हैव टू डू सो मच वर्क, एंड इवेंचुअली क्या होगा कि परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन की वजह से क्या होगा, database might stop responding to your queries, and eventually you'll have to go to the suppliers again. So the whole problem that we were trying to solve uh, basically is resurfacing again. Why? Because we are going to the database again and again. और अगर तुम्हें किसी डेटाबेस की कैपेबिलिटीज़ देखनी है, तो जैसे अगर तुम माई की कैपेबिलिटीज़ देखोगे तो 5000 6000 रिक्वेस्ट जो है पर सेकेंड मोर और लेस हैंडल कर लेता है एक बड़ा इंस्टेंस ऑफ द माई सीक्वल, अगर तुम क्लाउड में डिप्लॉय करते हो अपना। बट अगर पीक ट्रैफिक आता है then the performance reduces. Now our main goal was to serve the search results in low latency, less than 1 second। तो अगर हमारी सर्च क्वेरी जो है मान लो स्पाइक आता है, मान लो जैसे दिवाली आती है, क्रिसमस आता है, या दूसरे त्यौहार जब आते हैं, तो लोग जाने की कोशिश करते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं, अपने घर वापस जाते हैं वगैरह वगैरह। तो उस टाइम पे जो है
फ्लाइट के लिए कंटेंशन होता है। तो अगर बहुत सारे लोग सेम फ्लाइट के लिए सर्च कर रहे हैं वगैरह वगैरह एंड ट्रैफिक स्पाइक्स, तो उस केस में क्या होगा, योर डेटाबेस विल बी रनिंग मोर क्वेरीज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी, देन विल इवेंचुअली वायलेट आर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट विच इज सर्व द रिजल्ट्स इन एज फास्ट एज पॉसिबल, विच इज लेट्स से विद इन लेस देन 1 सेकेंड। तो हमारे पास एक और बेटर अप्रोच है, वी कैन अरे यार ये क्या हुआ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो भी रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट को भी हम लोग कैश कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास हम लोग एक लेट्स से एक ग्लोबल कैश मेंटेन कर लेते हैं, लेट्स से लेट्स कॉल दिस रेडिस, ठीक है। तो सर्च सर्विस के पास जब भी रिस्पॉन्स आएगा फ्रॉम फ्रॉम इंटीग्रेशन सर्विस, आई थिंक ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है ना, इस वजह से मेरे को लग रहा है। तो जब भी सर्च सर्विस के पास में रिस्पॉन्स आएगा, सो इट विल स्टोर दैट रिजल्ट इन रेडिस। सो एवरी टाइम यू मेंशन अ कैश, यू हैव टू मेंशन सर्टेन थिंग्स। पहला, हाउ वुड यू स्टोर द डेटा, what architecture will you use to store the data? Third one is what will be the eviction policy, and are there any problems in the current architecture? All right. Now, so first I think हमारी जो सर्च क्वेरी रहेगी, so search key will be source colon destination colon date colon let's call persons, अभी के लिए इस पे हमारा डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई की, और हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट्स कॉल दिस सर्च सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ फ्लाइट्स होंगी जो यहाँ से इंटीग्रेशन सर्विस से हमारे पास आई थी, हम उनको डायरेक्टली उठा के स्टोर कर रहे हैं अपने इसमें। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी सी द सेम क्वेरी, सो विल डायरेक्टली यूज दिस एंड fetch the result from here and directly return to the search service, ठीक है। Now we need to discuss the architecture, how we are going to populate the Redis. So we'll use the cache aside architecture. That means every time the service gets the request, we check in Redis if this key exists or not. If it does, then we fetch the result from there. If not, then we go to the integration service. Integration service fetches the result from either database or from supplier, returns it to the search service. Search service, before returning the results back to the client, stores the result in the Redis. So that's the cache aside architecture. Now, so first problem जो तुम्हें अब यहाँ पे दिख रही है, because we introduced, let's say, Redis, and cache aside architecture has certain issues. सो अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट विल बी द एविक्शन पॉलिसीज। तो एविक्शन पॉलिसी जो है हम लोग एलआरयू यूज़ कर सकते हैं सिंपली टू रिमूव द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड की फ्रॉम द कैश, बिकॉज दैट काइंड ऑफ मैचेस आर रीड पैटर्न एज वेल। सो अगर कोई पाथ है जो बहुत रेयरली सर्च हो रहा है सिस्टम में, जैसे कि मान लो अगर तुम्हें इंडिया से उज़्बेकिस्तान जाना है, तो इंडिया से उज़्बेकिस्तान कौन जा रहा है, और जा भी रहे हैं तो बहुत बहुत कम लोग जा रहे हैं, तो उनकी मतलब उनकी कन्वर्जन जो है बहुत कम है, कन्वर्जन एज इन फ्रॉम सर्च टू बुकिंग। तो उनके लिए हम लोग रिजल्ट जो है डायरेक्टली सप्लायर से भी ला सकते हैं, बट जो हॉट डेस्टिनेशंस हैं, लेट्स से इंडिया टू पेरिस, इंडिया टू स्विट्जरलैंड, इंडिया टू मालदीव्स हो गया या मॉरिशस हो गया, ये सारी जगह जो है इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। तो इट मेक्स सेंस टू एक्चुअली कैश द हॉट रिजल्ट्स, मतलब जो ज़्यादा क्वेरी हो रहे हैं उनको स्टोर करना इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग एवरीथिंग, बिकॉज क्या कॉस्ट रिलेटेड टू because everything in Redis is stored in RAM, so it also has certain costs associated with it. So we'll use a limited size of cache. Let's say अभी के लिए हम लोग बोल देते हैं एक सिंगल इंस्टेंस स्टोर कर रहे हैं, सिंगल इंस्टेंस रन कर रहे हैं which can basically store the cached results, ठीक है। Now फर्स्ट प्रॉब्लम जो है
अब मान लो कोई बहुत हॉट पाथ है, ठीक है? मान लो कोई बहुत हॉट क्वेरी है। मान लो कोई एक इवेंट होने वाला है, जैसे कि मान लो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच है या कुछ और इवेंट हो रहा है, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, कुछ और अगर चीज़ हो रही है एक पर्टिकुलर सिटी में या पर्टिकुलर कंट्री में, तो वहाँ के जो क्वेरीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और लेट्स से इंडिया टू दैट कंट्री, इंडिया की जगह हम लोग एक्चुअली विद इन इंडिया रख लेते हैं। लेट्स से फ्रॉम कोई कॉन्सर्ट हो रहा है टू कॉन्सर्ट हो रहा है मुंबई में, या कोई इवेंट हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, क्योंकि इससे ही हम लोग ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा क्वेरी होंगी, एंड बिकॉज आवर सर्च की is built on source and destination date and this, because the event is on a fixed date और लोग more or less अगर ये सर्च की हमारी सेम है, then all of these requests, let's say अगर हमारा Redis जो है अगर क्लस्टर मोड में भी रन कर रहा है या एज अ सिंगल इंस्टेंस रन कर रहा है, एक पर्टिकुलर पार्ट जो हमारा होस्ट होगा in Redis cluster या single instance, it will become hot because all of those queries are directly going to that partition. So the request distribution from clients is not uniform. एक पार्टीशन या एक इंस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट सर्व कर रहा है, बाकी दूसरे इंस्टेंस जो है उतनी रिक्वेस्ट सर्व नहीं कर रहे हैं इन द क्लस्टर. So that's a problem. No? So that's a problem. Why? Because we used Redis to improve our search latency in the first place. And if a single instance in Redis cluster is getting more and more requests, sorry, because Redis is a single threaded system, so it will first process the first request, get the result, return the result, then process the second request. तो यहाँ पे जो है आई थिंक इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में बोलते हैं कि कितना समय लगा उसको, आई थिंक वेट टाइम बोलते हैं शायद इसको, कि उस प्रोसेस को या उस कमांड को कितनी देर वेट करना पड़ा बिफोर इट गॉट एग्जीक्यूटेड इन द सिस्टम. तो यहाँ पे जो है बेसिकली हर रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्च सर्विस that goes in Redis is trying to occupy the Redis thread, which will actually execute it and then get the results and then return the result back to the search service. तो वो जो है वेट टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा. मतलब यूजुअली जो है रेडिस का मिली सेकेंड्स में रहता है, सिंगल डिजिट, और उससे भी कम रहता है एक्चुअली में. मैंने तो माइक्रो सेकेंड्स में भी देखा है. तो सिंगल डिजिट मिली सेकेंड से इट कैन गो अप टू लेट्स से फ्यू सेकेंड्स एज वेल, अगर तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पाइल अप कर रही है ऑन अ सिंगल इंस्टेंस. So I think one pattern to solve this particular problem is to have, let's say, in memory cache. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन मेमोरी कैश, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, मीडियम पे ही चलेगा क्या? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जब हम फर्स्ट टाइम रेडिस से फेच करेंगे, देन विल ऑल्सो कैश द रिजल्ट इन आर ओन मेमोरी. But obviously there is some trade-off. What's the trade-off? Do you have sufficient memory available in your host instances? तो अगर तुम if you can improve the, let's say, search experience of the users by just caching the results in the system, I think it's a good trade-off. And memory is comparatively cheap compared to calling the search API or suppliers every time you want to, let's say, get the flight details for a particular source and destination and date. ठीक है, तो आई थिंक इसके लिए ये है. नाउ लेट्स से अब तुम इस की को हमेशा के लिए तो रिमूव स्टोर करके रख नहीं सकते इस जगह पे, बिकॉज वी मेंशन्ड विल यूज सम काइंड ऑफ LRU बेस्ड eviction पॉलिसी टू रिमूव द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड की फ्रॉम दिस. ठीक है, व्हाट इफ व्हाट इफ लेट्स से अगर तुम्हारा जो है ये इंस्टेंस गोज डाउन, व्हाट विल यू डू? तो इस कैश असाइड आर्किटेक्चर की जो सेकंड चैलेंज है, फर्स्ट चैलेंज इज हॉट पार्टीशन, कि अगर कोई रिक्वेस्ट हॉट पार्टीशन बन रही है, देन वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग इन मेमोरी कैश. सेकंड, द सेकंड प्रॉब्लम इज कि अगर रेडिस
इंस्टेंस गोज डाउन जो बेसिकली वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर दैट कैश की, अगर वो इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है या फॉर सम रीजन यू यू सेड लेट्स से सम टीटीएल, ठीक है, लेट्स लेट्स से कि तुमने इस कमांड पे जो है, मतलब इस की पे 5 मिनट का टीटीएल रखा था. So after 5 minutes, what happens? This key gets removed from the Redis, and you go. So let's say you have 100,000 requests coming in into the Redis. This key expired. So what will happen? All of those requests, 100,000 requests will go to the integration service directly. सो इस प्रॉब्लम को बेसिकली बोलते हैं थंडरिंग हार्ट, वेयर मल्टीपल रिक्वेस्ट आर ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ अ पर्टिकुलर रिसोर्स. यहाँ पे पर्टिकुलर रिसोर्स क्या है? इंटीग्रेशन सर्विस. एंड बिकॉज अगर तुम इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते हो, देन इवेंचुअली द परफॉर्मेंस, व्हाट हैपेंस कि जब तुम रिक्वेस्ट भेजते हो फ्रॉम सर्च सर्विस टू इंटीग्रेशन सर्विस, इट हैज सर्टेन मेमोरी ना, कि जब रिक्वेस्ट यहाँ से आती है इट इनक्यूज दैट इनटू इट्स क्यू, प्रोसेस प्रोसेसेस इट, देन रिटर्न द रिजल्ट. बट इस क्यू की भी एक सर्टेन लेंथ है. अगर इतनी सारी रिक्वेस्ट एक साथ इन क्यू हो जाएंगी तो सर्टेन, देन इट कैन इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटीग्रेशन सर्विस एज वेल. ठीक है, तो पहला सोल्यूशन इसके लिए क्या है कि हम लोग जो है रिक्वेस्ट कोएलेसिंग कर सकते हैं. यहाँ पे रिक्वेस्ट कोएलेसिंग, रिक्वेस्ट कोएलेसिंग का मतलब ये कि हम लोग जो है रिक्वेस्ट को पाइपलाइन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ऑल द रिक्वेस्ट. तो लेट्स से एक इंस्टेंस पे अगर 20,000 रिक्वेस्ट है, should all of those requests go to the integration service or just one request from that instance? Technically it makes sense to only send one request from that instance to the integration service, fetch the result, populate that result in the in-memory cache, populate that result in Redis, and then return the response. And meanwhile, all of those requests uh, that did not go to the integration service will wait until the response comes from the integration service. All right. So request coalescing basically reduces the network traffic, कि तुमको इतनी सारी रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है when all of them are trying to fetch the result for the same resource. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है concurrent hash map का यूज करके, concurrent hash map प्लस लेट्स से completable futures, इसकी हेल्प से हम लोग जो है only one request we will send from a particular instance to the integration service. So अगर हमारे 5 इंस्टेंस चल रहे हैं and let's say our requests are distributed uniformly across all search service instances, तो 100,000 requests थी, then 5 instances, let's assume 20,000 each, so we will only send 5 requests when the key expired in Redis from search service to integration service. So that's the advantage. Now सेकेंड एडवांटेज क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? Even though you let's say have 5 or 10 instances running of the search service, but each request will eventually translate into supplier API call, and that's not a single supplier call. That's you basically you're calling all of these suppliers. ठीक है, all of these suppliers. तो even 5 requests can multiplex into multiple requests, and each request will translate into certain cost, and that's why that's not a good design. So again, we also need to do request coalescing here as well. So यहाँ पे request coalescing हम लोग कैसे करेंगे? With the help of Redis. So we'll use the distributed logs. ठीक है, distributed logs in Redis. So what we will do is we'll take the lock in Redis on this key. All right. Once we, so let's say you have 5 requests coming in from search service. One of the requests tries to take the lock while others are waiting. When first request takes the lock,
Now it becomes responsible for fetching the data from suppliers, populating in database, and then returning the result to the search service. Now, also all those other requests become will keep on waiting until the either the lock is expired. So whenever you take a distributed lock in Redis, you have to take the lock with certain timeout. Why? Because if let's say the instance which was responsible, which took the lock in Redis, let's say if it goes down, then the lock will remain forever. So you do not want that, and that's why we need certain timeout available on the lock, so that if that happens in error scenarios, you can still let's say when the timeout occurs, the key lock gets removed from the Redis, so you can again another request can take the lock. All right. So acquire lock, इसको बोल देते हैं कैश की. ठीक है, ये हमारी कैश की है. ये इसको एक्चुअली में ये लिख देते हैं. ठीक है, तो इस कैश की पे हम लोग लॉक लेंगे. विल गो टू द डिस्ट्रीब्यूटेड, बेसिकली वी गो टू द सप्लायर, fetch the data, populate it in the database. Now, so if you see, flight information is something that does not change very frequently. ठीक है, तो हम लोग जो है बस एक ये भी इंफॉर्मेशन होल्ड करेंगे, लास्ट अपडेटेड एट, एंड सेम गोज इन ऑफर्स टेबल एज वेल. कूल. सो अभी तक हमने क्या किया, हमने रेडिस इंट्रोड्यूस किया टू हैंडल द लो लेटेंसी क्वेरीज, द क्वेरीज विच आर लेट्स से पॉपुलर इन द सिस्टम. And to avoid the single hot partition, we basically introduced in-memory cache. So the trade-off here was having more memory on each machine compared to, but in order to serve the low latency search results. But then when the key is expired from the Redis, all of those requests go to the integration service, and that's why we used request coalescing as one of the ways to reduce the number of requests flowing in the system. So we used concurrent hash map with the completable future. Now on integration service, because a single search request from search service translates into multiple requests on multiple suppliers. So what we do is we again do the request multiplication, we do the request multiplexing only for one request. In that case, what we do is we take the distributed log in Redis. Whichever request acquires the log will be responsible for fetching the flight detail from the suppliers, and then populating the result back into the database, and then returning the result to the client. ठीक है. ऑल राइट. नाउ अभी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पाथ के बिहेवियर पे तो हमने बिल्कुल बात ही नहीं करी. हम लोगों ने क्या बोला था, ये अज्यूम करना कि हमारे सप्लायर्स जो हैं रिलायबल सप्लायर्स हैं, ये तो बहुत गलत चॉइस होगी. ठीक है. सो व्हाट वी नीड, वन, देयर आर सर्टेन सिनेरियोज. वन, नेटवर्क पार्टीशन हो सकता है, नेटवर्क एरर आ सकते हैं, सप्लायर 5xx थ्रो कर सकता है, टाइम आउट्स हो सकते हैं, रिस्पॉन्स टाइम हाई हो सकते हैं. सो go if you go into the sorry, if you go in details, so each request will consume one thread. So each outgoing request from integration service will be consuming exactly one thread. So if you have, let's say, m suppliers and n requests, so you are consuming n into m threads, and threads are very limited in the system. And if the response time is very high, तो उस केस में क्या होगा, वो तुम्हारे थ्रेड्स जो हैं ब्लॉकिंग थ्रेड्स बन गए. सो अगेन द रिक्वेस्ट स्टारवेशन कैन हैपन even though completely separate search query could have been resolved using different suppliers. So that's when, let's say, responsibility of integration service comes. Handle what? Network failures. Sorry, network failures. Second, 5xx. ठीक है. थर्ड,
timeouts. Fourth, high response times. Basically टाइम आउट में क्या है कि रिक्वेस्ट, अगर तुम कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हो एंड द रिक्वेस्ट लेट्स से तुम भेजते हो कि विद इन 1 सेकेंड मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, बट दे आर टेकिंग लेस देन मोर देन अ सेकेंड, ठीक है, तो हाई रिस्पॉन्स टाइम होता है, लेस देन 1 सेकेंड में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बट टेकिंग ऑलमोस्ट लेट्स से 900 मिली सेकेंड। तो उस केस में क्या होगा, जो तुम्हारे आउटगोइंग रिक्वेस्ट थ्रेड होंगे वो सारे ब्लॉक्ड रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या आता है, would you want a single thread pool for all the suppliers, or do you want to separate out the thread pools for each supplier, because the behavior for each supplier is completely different। अगर तुम्हें याद हो मैंने यहाँ पे लिखा था, for each supplier the complete schema is completely different, availability of their APIs is different, error handling or of their APIs is also different, response time is different, their committed SLA is also different। यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेते हैं, 6 is different latency स्लैश रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। तो तुम्हारे हर सप्लायर की अगर ये सारी डिटेल्स डिफरेंट है, देन व्हाई वुड यू वांट टू हैव अ सिंगल thread pool for all the suppliers? It makes sense to actually have the different thread pools for different suppliers। So let's say अगर कोई एक particular thread pool blocked है, मान लो उसका maximum threads हमने 15-20 जितने भी रखे उसने उतने कंज्यूम कर रखे हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट एटलीस्ट दूसरे सप्लायर्स पे तो जा पाएंगी ना, सो दैट वन मिसबिहेविंग सप्लायर डज नॉट ब्रिंग डाउन आवर होल सिस्टम, ठीक है। तो इस वजह से वी कीप अ सेपरेट थ्रेड पूल पर सप्लायर, ठीक है। ये पहला हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया, एंड दिस पैटर्न इज कंसिस्टेंट अक्रॉस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, जहाँ पे तुम्हें एक्सटर्नल सिस्टम से बात करनी है, बट एक्सटर्नल सिस्टम में क्या हो रहा है कि उनका बिहेवियर डिफरेंट है। जैसा कि मैंने स्विगी वाला केस बताया, ठीक है, कि उनको जैसे मैकडी से बात करनी पड़ रही है, डोमिनोज से बात करनी पड़ रही है, केवेंटर से बात करनी पड़ रही है, अर्बन पाइपर से बात करनी पड़ रही है, तो इन सब का जो रिस्पॉन्स टाइम वो डिफरेंट है, बिहेवियर डिफरेंट है, लेटेंसी डिफरेंट है, देन इट मेक सेंस टू एक्चुअली हैव अ डिफरेंट थ्रेड पूल फॉर ईच सप्लायर, नंबर वन थिंग। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फॉर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट। ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, बिकॉज व्हेन यू आर यूजिंग द नेटवर्क आईओ, योर request is blocked and it cannot do something else, so we'll use what, different thread pool for each supplier, so that one misbehaving supplier does not bring down our whole system, ठीक है। ये पहली चीज़ है। नाउ जब हमारे ये एरर्स आ रहे हैं, नेटवर्क फेलियर्स है, 5xx है, टाइम आउट्स है, या रिस्पॉन्स टाइम्स हाई है, इस केस रिस्पॉन्स टाइम हाई को हम लोग अगर निगलेक्ट कर दें, लेट्स से इसको हम लोग अगर निगलेक्ट कर दें, बिकॉज इट डज नॉट हैव मच इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर, बट इन सब में क्या हो रहा है, वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ रीट्राई। सो रीट्राई जब तुम्हें करने हैं, and also because you are running the time, basically you are sending the request with certain timeouts, so timeout चाहिए तुम्हें, retry चाहिए, ठीक है। और अगर कोई मिसबिहेविंग सप्लायर है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दैट सप्लायर इज मिसबिहेविंग, मतलब उनका लेट्स से लास्ट 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट या 1 घंटे में जो है रिस्पॉन्स टाइम बहुत हाई हो गए, इवन रिक्वेस्ट फेल ही हो रही है, फेलियर काउंट उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई? Now that pattern in system design is called circuit breakers. Circuit breakers. So what does circuit breaker do? It has certain responsibilities. One, it's it's constantly collecting the metrics, the data related to each request.
whether the request was success or not, whether the request was served in time or not, what was the SLA, वगैरह वगैरह. Now, circuit breakers, because we need to retry in cases of failure, so we also need to wrap the retriers on top of. So circuit breakers will wrap the retry, so that in case of retriable failures we can retry the request. So we'll retry, let's say 2 to 3 times. So let's say circuit breakers with some retry and timeout, obviously, because here we need to timeout. आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में एक सेइंग है, इफ यू फेल फास्ट. ठीक है, तो इफ यू लेट्स से इंक्रीज द टाइम आउट टू अ वेरी लार्ज लिमिट, अगर किसी सिस्टम ने रिस्पॉन्ड तुम्हें 5 सेकंड में नहीं किया है, चांसेस आर 6वें सेकंड में भी रिस्पॉन्स टाइम जो है उनका रिस्पॉन्स नहीं आएगा. सो दैट्स वाई इट्स अ सेइंग, इफ यू वांट टू फेल इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, फेल फास्ट. Failing fast has certain advantages, which means you do not cascade the failures to different downstream or upstream services. ठीक है, तो कैस्केडिंग फेलियर्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो है टाइम आउट्स की जो लिमिट है वो बहुत कम रखते हैं. ठीक है, सो वी नीड द रीट्राई सर्किट ब्रेकर्स विथ सर्टेन टाइम आउट. ठीक है, एंड टाइम आउट, हमें ये दोनों चीज़ चाहिए सर्किट ब्रेकर से अपने. ठीक है, इतनी चीज़ अगर तुम आई थिंक मेंशन कर देते हो अपने इंटरव्यू में, तो यू कैन अज्यूम कि तुमने जो है अपना इंटरव्यू पास कर लिया, इन माय ओपिनियन. बिकॉज मेरे को ही वीडियो बनाते हुए अभी अराउंड 1 घंटा 20 मिनट के आसपास हो चुका है, 1 घंटा 16 मिनट के आसपास हो चुका है. और अगर इंटरव्यू ही 1 घंटे का है, तो हाउ वुड यू डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ऑल्दो मैं जो है थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, बट इंटरव्यू में तुम्हें इतना एक्सप्लेन नहीं करना होता है अनटिल एंड अनलेस योर इंटरव्यू रियली प्रूव्स यू कि मेरे को इस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे थोड़ा सा डीप में जाना है. ठीक है, ऑलराइट. अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हैं, तो जस्ट बेयर विद मी. हम लोग जो है जितना हो सकेगा उतना डिज़ाइन करेंगे. बाकी अगर तुम्हारे पास समय हो तो पूरा वीडियो देख लेना, अगर समय नहीं है तो जितना देख पा रहे हो उतना देख लेना. मैं जो है वीडियो में मार्कर्स डाल दूंगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ डिस्कस करिए, सो दैट यू हैव सर्टेन, तुम्हारे पास जो है एक व्यू है कि कहाँ पे क्या डिस्कस करा है. ठीक है, सो दैट तुम्हें अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ लगती है तुम वो डिस्कस देख सको जाकर डायरेक्टली. ऑलराइट, सर्किट ब्रेकर्स की हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दी. वी नीड दी retry, and we need the timeouts from circuit breakers, and also obviously we need to constantly collect the data whether the request was served correctly within time, and so on. So we'll use what we'll use, in my opinion at least, I will use circuit breaker, sliding window algorithm in circuit breaker. So what we do in circuit breaker sliding window algorithm, we keep on we keep the history of, let's say, last n request और लास्ट एक्स रिक्वेस्ट और लास्ट बेसिकली जितना भी तुम इसको लिमिट को डिफाइन करना चाहो, सो दैट जब भी हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के लास्ट 1 मिनट में कितना फेलियर रेट था, कितना लेटेंसी था, वगैरह वगैरह, तो हम लोग ये चीज़ जो है आइडेंटिफाई कर पाए. अब एक चीज़ और जल्दी जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है. ठीक है, ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, और ये क्या हो गया हाफ ओपन. तो अगर तुमने ये सर्किट ब्रेकर की स्टेट्स होती हैं. तो इनिशियली जो है लेट्स अज्यूम कि तुम्हारा सर्किट क्लोज्ड है. सो अज्यूम इलेक्ट्रिकल सिस्टम जहाँ पे सर्किट क्लोज मींस यू कैन द करंट कैन पास थ्रू. तो अगर तुम्हारा स्टेट क्लोज है, देन रिक्वेस्ट विल गो टू द सप्लायर. और अगर क्लोज से इट कैन गो टू ओपन. एंड ओपन के लिए क्या है, हम लोग ये जो हमारी एल्गोरिथम है स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम, इसको यूज़ करेंगे. यहाँ पे अगर फेलियर रेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेटेंसी बहुत हाई हो रही है, 5xx बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वगैरह वगैरह, देन विल इवेंचुअली ओपन द सर्किट. सो ओपन मीन्स कि नो रिक्वेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर सप्लायर विल गो थ्रू. ठीक है, सो विल जस्ट स्किप द रिजल्ट, स्किप द कॉल. अब जब सर्किट ओपन है, नाउ यू नीड टू सेंड द रिक्वेस्ट.
तो डायरेक्टली तुम नहीं कर सकते। सर्किट ओपन से क्या होता है, आफ्टर सर्टेन टाइम सर्किट विल basically become half open after some period। ठीक है, तो मान लो कुछ मिली सेकेंड्स का या कुछ सेकंड का तुम रिकवरी टाइम देना चाहते हो डाउनस्ट्रीम सप्लायर को कि उतना टाइम ले ले वो रिकवरी के लिए, इन केस लेट्स से देयर आर सम फेलियर्स इन द सिस्टम, दे नीड सम बफर टाइम सो दैट दे कैन रिकवर एंड ऑल। तो उस केस में तुम जो है सर्टेन कॉन्फ़िगरेबल टाइम रख सकते हो, ये भी ऑब्वियसली पर सप्लायर। सो आफ्टर दैट टाइम द सर्किट ब्रेकर बिकम्स हाफ ओपन। सो हाफ ओपन का मतलब ये है कि नाउ द रिक्वेस्ट विल कम for that particular supplier. You will not send all the requests to that supplier. You will sample the request. Sampling will happen on certain attributes, but more or less, let's say you तुमने क्या किया कि लास्ट x सेकंड की जितनी भी रिक्वेस्ट आई वो सारी भेज दी, या फिर लास्ट 10 में से 5 रिक्वेस्ट को तुम भेजोगे, या लास्ट 100 में से ओनली 1% ऑफ द ट्रैफिक तुम भेजोगे। तो ये सारा पैटर्न रहता है। एंड बेस्ड ऑन the feedback of the sample, the half open will either become what? Either become open or it will become closed। ठीक है, आई थिंक क्लोज्ड से डायरेक्टली ओपन जाता है, सो मैंने ये आई थिंक गड़बड़ बना रखा है। ये क्या कर दिया मैंने? ठीक है, ये वाला सीन है। ये मेरे हिसाब से रहता है कि क्लोज्ड से भी आई थिंक हाफ ओपन से क्लोज्ड जा सकता है। लेट मी सी, हाफ ओपन से क्लोज्ड जा सकता है, तो आई थिंक इसको हटाते हैं, ये हो गया। सो हाफ ओपन से क्लोज्ड जा सकता है, ओपन से हाफ ओपन हो सकता है बेस्ड ऑन फीडबैक, और हाफ ओपन से ओपन भी हो सकता है अगर मान लो सिस्टम स्टिल बिहेव नहीं कर रहा है सही। तो सर्किट ब्रेकर स्टेट्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये हमारी स्टेट्स होंगी। ठीक है, अब हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर्स भी डिस्कस कर लिए, हमने सेपरेट थ्रेड पूल्स भी रख लिए फॉर ईच सप्लायर सो दैट मिसबिहेविंग सप्लायर डज नॉट ब्रिंग डाउन द होल सिस्टम बिकॉज इट इज कंज्यूमिंग द रिसोर्सेज, कंज्यूमिंग द थ्रेड्स, memory and all of those, let's say socket remain in the memory, so that's why we do not want to block our whole system। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे डेटाबेस पे। अगर तुम्हारे पास एक फ्लाइट की इंफॉर्मेशन है और एक ऑफर डिटेल है, व्हेन वुड यू गो टू द सप्लायर द नेक्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम तो ठीक है, तुम्हारे पास वो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती थी इंफॉर्मेशन। मान लो इस क्वेरी ने अगर एम्प्टी रिजल्ट्स रिटर्न किए, देन यू गो टू द सप्लायर। बट आफ्टर द फर्स्ट क्वेरी तुमने इसको पॉपुलेट कर दिया। नाउ अब इस डेटाबेस में जो है तुम्हारे पास में ये क्वेरी कुछ रिजल्ट रिटर्न करेगी। हाउ वुड यू डिफाइन द फ्रेशनेस ऑफ द डेटा? इसको फ्रेशनेस बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक इसको यहाँ पे लिखता हूँ। हाउ वुड यू डिफाइन द फ्रेशनेस ऑफ द डेटा अवेलेबल इन डेटाबेस? ठीक है, अगर तुम ऑल द टाइम इसको स्टोर करके रखोगे देन देयर इज अ प्रॉब्लम। मतलब तुम अगर कभी एक बार फेच करने के बाद तुम कभी जा ही नहीं रहे हो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। वी because question specifically asked us there could be frequent updates to price, flight info, seat availability and so on, and you need to return the latest info। so यहाँ पे आई थिंक तुमको जो है अपने इंटरव्यूअर को प्रूव करना है कि what does latest info mean, how latest do you want, because we also need to balance the cost of the metered API and also return the latest result back to the clients। all right, ठीक है, तो हम लोग इस चीज को करेंगे फ्रेशनेस। तो अब अगर तुम देखो तो सबसे पहले हमारे पास क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है? हमारे पास राउट्स हैं। राउट का मतलब क्या है? सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, डेट हो गया मे बी। सेकंड हमारे पास क्या-क्या है? ऑब्वियसली ईच सप्लायर है हमारे पास। सप्लायर का क्या है? सप्लायर की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि रिस्पॉन्स टाइम क्या है, फेलियर रेट क्या है, ठीक है? प्राइस वोलेटिलिटी क्या है इसकी? वॉलीटिलिटी क्या है? अवेलेबिलिटी कितना फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है? अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स। अरे यार, हाउ
frequently availability of the seats is changing। तो हमारे पास देखो सप्लायर की इंफॉर्मेशन है, राउट की इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा और कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें? सप्लायर, क्योंकि अगर कोई हमारा लेट्स से हॉट राउट है, जैसा कि मैंने बोला, मान लो इंडिया टू पेरिस का जो सीन है, वो है बहुत ज़्यादा, या फिर दूसरी ज़्यादा डिमांड वाली चीज़ जो जगह है वहाँ के लिए अगर मान लो राउट जो है बहुत ज़्यादा क्वेरी हो रहा है, देन अगर कोई लो डिमांड वाला राउट है, देन अगर हम उसके लिए डायरेक्टली सप्लायर के पास जाएं या उसकी फ्रेशनेस उतनी भी ना रहे, मतलब अगर इफ वी लेट्स से कीप द स्टेल डेटा इज वेल इन द सिस्टम, इट्स ओके। जैसे मैंने इंडिया टू उज्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान की बात करी, उतना चलता है। बट अ, अगर तुम इंडिया टू पेरिस वाला डेटा मान लो 1 महीने तक स्टोर करके रखोगे, देन द चांसेस आर योर डेटा इज वेरी स्टेल एंड द सिस्टम हैज एक्चुअली डज नॉट इवन रिमोटली रिलेट टू द प्रीवियस स्टेट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए विल डू कपल ऑफ थिंग्स। वन, सो लेट्स से एनालाइजर, सो लेट्स से इट्स, ठीक है, ठीक है, ऐसे। तो अब क्या होगा कि विल यूज सम काइंड ऑफ अ मैसेज क्यू, लेट्स कॉल दिस काफका। और हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इवेंट जो भी इवेंट हमारा इंटीग्रेशन सर्विस के पास आ रहा है ना, जो भी सर्किट ब्रेकर हमारा इवेंट कंज्यूम कर रहा है, हम उन इवेंट्स को जो है काफका में भी पब्लिश करते रहेंगे। बताता हूँ क्यों काफका में हम क्यों पब्लिश कर रहे हैं, बिकॉज वी कैन बिल्ड लेट्स से समथिंग ऑन टॉप ऑफ दीज इवेंट्स। जैसे अगर मान लो कोई इवेंट टाइम आउट हुआ है, मतलब हमने किसी सप्लायर को कॉल किया, सप्लायर टाइम आउट हो गया, या उसने फेलियर रिटर्न किया, या नेटवर्क फेलियर था वगैरह वगैरह, रीट्राई कितने लगे उसको रिस्पॉन्ड करने में। तो अगर ये सब चीज़ें हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं दीज इवेंट्स फ्रॉम काफका, देन व्हाट विल डू इज एक एनालाइजर हम लोग एक कंपोनेंट मतलब सीपीयू इंटेंसिव कंपोनेंट होगा, वेयर दिस कंपोनेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग सर्टेन मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स हम लोग कैलकुलेट करा सकते हैं इससे? अ, कि राउट, मतलब राउट लेवल पे हम लोग कैलकुलेट करा सकते हैं। राउट लेवल पे क्या होगा? पहला, लास्ट 15 मिनट सर्च काउंट, ठीक है, या लास्ट 24 आवर्स सर्च काउंट कितना है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि वो राउट कितना ज़्यादा डिमांड में है। ठीक है, अब हमें सप्लायर की डिटेल देखनी है। सप्लायर क्या है कि फेलियर रेट क्या है, फेलियर रेट, ठीक है। दूसरा, रिस्पॉन्स टाइम कितना है इसका, रिस्पॉन्स टाइम बोल देते हैं इसको, ठीक है। और ये सब मैं एग्रीगेटेड मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। सो वी नीड सम काइंड ऑफ अ इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम हियर व्हिच कैन प्रोसेस ऑल ऑफ दीज इवेंट्स एंड कैलकुलेट ऑल ऑफ दीज मैट्रिक्स। इसके बाद में प्राइस, वॉल वॉल वॉलेटिलिटी कितनी है, और अवेलेबिलिटी कॉन्फिडेंस क्या है, BILITY कॉन्फिडेंस कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उस सप्लायर की बोल सकते हो। तो ये मैट्रिक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अवेलेबिलिटी कॉन्फिडेंस, है ना। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे आई थिंक ई होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो भी ये इवेंट्स आ रहे हैं, हम लोग इसको इस डेटाबेस में ही स्टोर कर देंगे। तो हमारे पास कपल ऑफ टेबल्स और आ गई। पहली, नंबर 1, राउट राउट मैट्रिक्स आ गई, इसको थोड़ा सा बढ़ाओ यार। सेकेंड, राउट मैट्रिक्स आ गई। राउट मैट्रिक्स में हम लोग क्या क्या स्टोर कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इसमें तुम्हारा सोर्स डेस्टिनेशन तो रहेगा ही, ठीक है। सेकंड, तुम्हारा हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया यहाँ पे, सप्लायर डिटेल्स।
सप्लायर स्कोर बोल दो या सप्लायर डिटेल्स बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं सप्लायर के लिए? अ, ये ये फेलियर रेट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि फेलियर रेट कितना है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, ये जो फ्लाइट हमें प्रोवाइड करता है उनकी प्राइस वॉलेटिलिटी कितनी है, कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, अवेलेबिलिटी कॉन्फिडेंस क्या है, कि जब हमने इसे फर्स्ट टाइम मांगी थी डिटेल्स फॉर अ पर्टिकुलर फ्लाइट तो इसने बोला अवेलेबल है, सेकंड टाइम बोलता है अवेलेबल नहीं है, तो ये बेसिकली जो है कॉन्फिडेंस लो करेगा इस पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हमें मिल जाएंगी देन विल बिल्ड द freshness is a function of what? Route matrix, supplier details, supplier details। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो जितना, और लेट्स से हमारी ये फ्रेशनेस जो है, फ्रेशनेस इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 के बीच में हमारी ये फ्रेशनेस है। तो जो जितना ज़्यादा फ्रेशनेस, मतलब अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, हम लोग जब ये मैट्रिक्स कैलकुलेट करके ये फंक्शन निकालते हैं फंक्शन के बेसिस पे कि अगर फ्रेशनेस ज़्यादा है हमारी दैट मीन्स वी कैन डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द सप्लायर। लेकिन अगर फ्रेशनेस कम है, मतलब फ्रेशनेस फंक्शन कह रहा है कि इसकी फ्रेशनेस जो है लेट्स से 0.2 है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका डेटा, उस पर्टिकुलर राउट का डेटा हम लोग फेच कर सकते हैं मोर फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, लास्ट अपडेटेड एट तो रखा ही है। तो जब इंटीग्रेशन सर्विस के पास आएगी ना रिक्वेस्ट, सो इंटीग्रेशन सर्विस विल फेच दीज डिटेल्स, कैलकुलेट द फ्रेशनेस, एंड लेट्स से हम लोगों ने एक टेबल बिल्ड कर दी है, यहाँ पे हमारी फ्रेशनेस हो गई। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो गया फ्रेशनेस। सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे तुम्हारा लेट्स से टीटीएल रख लेते हैं, सॉफ्ट टीटीएल रख लेते हैं, बताता हूँ क्या है सॉफ्ट टीटीएल। ठीक है, और यहाँ पे तुम हार्ड टीटीएल रखते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर लेट्स से तुम्हारी फ्रेशनेस है 0 to 0.2, दैट मीन्स ये डेटा स्टेल हो सकता है, इसकी फ्रेशनेस इतनी ज़्यादा नहीं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि लेस देन 30 सेक सॉफ्ट टीटीएल जो है लेस देन 5 सेकेंड रख लेंगे। दैट मीन्स कि अगर हमारा लास्ट अपडेट जो हमने फेच किया था फ्रॉम सप्लायर फॉर दिस पर्टिकुलर राउट 5 सेकेंड पहले था या उससे ज़्यादा, तो हम लोग जो है इसके लिए फिर से रिफ्रेश कर लेंगे डेटा, और हार्ड टीटीएल से लेस देन 2 मिनट्स रख सकते हैं। अगर तुम्हारा स्कोर जो है 0.2 0.21 से लेके लेट्स से 0.5 तक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, मेरे को यहाँ पे ही लिखना था ना ये तो। ठीक है, अरे यार क्या चल रहा है यार, वीडियो बड़ी हो रही है ना तो थोड़ा सा हड़बड़ाहट सी हो रही है। ठीक है, लेकिन मैंने भाई पहले ही बोला था ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है बिकॉज बिकॉज कॉम्प्लेक्स फीचर्स बहुत हैं इसमें। ठीक है, अगर 0.5 का सीन है, अगर मान लो थोड़ी सी इसकी फ्रेशनेस ज़्यादा है तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा देर के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेट्स से 15 सेकंड्स के लिए हम लोग सॉफ्ट टीटीएल रखेंगे, और हार्ड टीटीएल जो हमारा लेस देन 5 मिनट का रहेगा। लेकिन अगर कोई हमारा बहुत ज़्यादा है, लेट्स से 0.5 to 1 है अगर हमारा कोई फ्रेशनेस स्कोर उसका, तो हम लोग जो है उसको लेट्स से 60 सेकंड तक स्टोर कर सकते हैं। और हार्ड टीटीएल क्या है कि जब वो की हम एक्चुअली अपने सिस्टम से रिमूव कर देंगे विच इज़ लेट्स से 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारी आ गई, इसको बोलेंगे फ्रेशनेस टेबल। ठीक है, इसको मैं ऐसे बोलूँगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना अपने इंटरव्यूअर से अगर डिस्कस करने मिल जाए तो जब इंटीग्रेशन सर्विस के पास रिक्वेस्ट आएगी टू फेच पर्टिकुलर राउट डिटेल्स, इट फेचेस डिटेल्स फ्रॉम राउट मैट्रिक्स, सप्लाई डिटेल्स एंड ऑल, and then what it does, it calculates the freshness, and then based on this configuration, this is also stored let's say either in service itself or मतलब configuration हो सकती है directly and based on the configuration, sorry, based on the configuration कि अगर let's say last updated at हमारा less than 5 seconds पहले था तो हम लोग जो आके दोबारा से fetch करेंगे उसको और उसके बाद अपडेट कर देंगे।
जब हमने यहाँ पे डेटाबेस में फ्रेशनेस डिफाइन कर दी, तो वी ऑल्सो नीड टू डिफाइन द फ्रेशनेस हियर एज वेल। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, सॉफ्ट टीटीएल रहेगा। सॉफ्ट टीटीएल यहाँ पे हमारा लेट्स से 5 सेकंड का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएटेड एट एक हमारा फील्ड रहेगा कि हमने ये रिकॉर्ड कब क्रिएट किया था अपने कैश में। तो ये तुम्हारा ईपॉक टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो हार्ड टीटीएल विल रिमूव द की डायरेक्टली फ्रॉम द कैश, बट सॉफ्ट टीटीएल जो है तुम्हारा ऑब्वियसली कम होगा, हार्ड टीटीएल तुम्हारा ज़्यादा होगा। और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सो नाउ सर्च सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैशिंग एंड फेचिंग द डेटा फ्रॉम द इंटीग्रेशन सर्विस। तो ये क्या करेगा कि जब हमारा सॉफ्ट टीटीएल एक्सपायर हो चुका है, मतलब फर्स्ट इज वी आर बिटवीन 0 टू सॉफ्ट टीटीएल सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, तो उस केस में हम लोग डेटा जो है एज फ्रेश है हमारा, तो हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे टू द क्लाइंट फ्रॉम द कैश इटसेल्फ। सेकेंड, if uh, the load time is greater than soft TTL but is less than hard TTL, that means the key still exists in the Redis but हमारा सॉफ्ट टीटीएल एक्सपायर हो चुका है, मतलब हमने जो डेटा था लास्ट 5 सेकंड पहले इसको लोड किया था रेडिस में। द विल डू व्हाट, विल सर्व द स्टेल डेटा टू द क्लाइंट्स बट ऑल्सो एसिंक्रोनसली लोड द डेटा फ्रॉम द इंटीग्रेशन सर्विस, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दिस रिक्वेस्ट कोलेसिंग एंड ऑल विल आल्सो बी एप्लीकेबल किया। और अगर हार्ड टीटीएल होगा, दैट मीन्स द की डज नॉट इवन एग्जिस्ट इन द रेडिस, देन बेसिकली will directly go to the integration service. So ingestion system अगर तुम देखोगे, uh, how we fetch the data from suppliers. So पहला क्या है, शेड्यूल्ड फेच, मतलब ये क्या है, बैकग्राउंड में है। सेकंड, बताता हूँ क्या है इसका मतलब। सेकंड है कैश मिस, ये हमारा फोरग्राउंड में होगा। एंड थर्ड इज, ठीक है, थर्ड हमारा सॉफ्ट टीटीएल एक्सपायर हो गया, देन अगेन बैकग्राउंड। सो आई थिंक जो हमारे ये वाला सिनेरियो है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने हॉट राउट्स के लिए, फॉर हॉट राउट्स वी लोड डेटा प्रोएक्टिवली इन बैकग्राउंड, ठीक है। सेकंड, कैश अगर मिस होता है, मान लो अगर हार्ड टीटीएल है हमारा, हार्ड टीटीएल एक्सपायर हो गया, कैश मिस हो गया, ठीक है, तो हम जाएंगे इंटीग्रेशन सर्विस और डेटा हमारा फ्रेश नहीं है, देन वी गो टू दी डेटा इज नॉट फ्रेश इन डेवी एंड रेडिस इज अ कैश मिस, ठीक है। और तीसरा क्या है कि तुम्हारा रेडिस में एग्जिस्ट करता है बट तुम्हारा जो सॉफ्ट टीटीएल है वो एक्सपायर हो चुका है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें जो है उसकी फ्रेशनेस को, बेसिकली फ्रेशनेस उसकी नहीं है डेटा की, सो वी नीड टू रीलोड द डेटा। सो सर्व स्टेल डेटा टू क्लाइंट but also in the background load the fetch the data from integration service. Now integration service can take its own decisions, whether to basically it can decide whether the data is fresh or not, or it needs to go to the supplier, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आज के इस सिस्टम के लिए। आज का सिस्टम मेरे को भी पता है थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, अभी भी अगर तुम देखोगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें रह रही हैं, जैसे कि बताता हूँ क्या, जैसे कि नंबर वन नंबर वन क्या है कि जो ये जो तुम्हारे सर्किट ब्रेकर्स हैं, ठीक है, सर्किट ब्रेकर्स ऑलवेज लिव इन मेमोरी, these configurations are not shared across multiple instances. Basically circuit breaker configurations are not shared across multiple instances। तो प्रॉब्लम क्या होगी, जब तुम अपनी सर्विस को रीस्टार्ट करोगे, रीस्टार्ट होता है कोई इंस्टेंस या तुम कोई डिप्लॉयमेंट करते हो, तो दे विल नॉट हैव एनी डेटा अवेलेबल
देयर इज नो डेटा पॉइंट अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर सप्लायर, या किसी भी सप्लायर के लिए नहीं होगा ना, क्योंकि सर्विस अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। देन यू कैन बम्बार्ड द सप्लायर्स डायरेक्टली, है ना? तो तुम उस केस में क्या कर सकते हो? पहला सिनेरियो ये होता है कि हम लोग सर्टेन टाइम लेंगे अपनी रिक्वेस्ट को वार्म अप करने के लिए, बट वी विल नॉट इन्फोर्स द सर्किट ब्रेकर्स इन द रिक्वेस्ट फ्लो। We'll just collect the data whether the request was successful or not, what's the response time, timeouts happened or not, वगैरह वगैरह। सेकंड इज कि अगर मान लो तुम किसी सप्लायर के पास जो है 5 रिक्वेस्ट ही कर रहे हो, 5 में से अगर एक फेल हो जाती, देन द फेलियर रेट इज ऑलमोस्ट 20%, बिकॉज़ 1/5 इज 20%, नो? सो बट योर फेलियर रेट इज, लेट्स से, यू सेड 10% से ज़्यादा फेलियर रेट अगर होगा तो वी विल ओपन द सर्किट, बट इवन दो वन रिक्वेस्ट फेल्ड, but you, uh, out of 5, but the failure rate is about 20%, so you will again open the uh, circuit so that no request goes to that supplier, but that's a false positive, no? So you need minimum samples as well, so you also need to configure minimum samples. So first you need to warm up your circuit breakers after the deployment. Second is you you need minimum samples as well. So let's say अगर तुम्हें परसेंटेज बेस्ड पे जब करना होता है कोई भी डिसीजन, तो यू नीड सर्टेन डेटा साइज, ठीक है? तो तुम ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, बिकॉज वन फेलियर इन 5 रिक्वेस्ट इज 20%, बट यू सेड 10% से ज़्यादा अगर फेलियर रेट होता है तो मैं उस सप्लायर के लिए सर्किट जो है ओपन कर दूंगा। सो यू नीड मिनिमम सैम्पल्स। थर्ड वन हो सकता है कि तुम्हारी जो लिमिट्स हैं, मतलब जो तुम्हारे इन्फोर्स जो तुम कर रहे हो वो कितना हार्ड है, ठीक है? तो वो कैसे डिसाइड कर सकते हो तुम? कि इनिशियली तुम जो है थोड़ा ज़्यादा ओपन रखो। डायनेमिक सर्किट ब्रेकर कॉन्फ़िगरेशन कैसे रख सकते हो कि इनिशियली फेलियर रेट्स थोड़े अलाउ करो। लेट द सिस्टम नो फर्स्ट what are the failure rates, or which supplier is actually misbehaving and all. So let the system know first. Once the system knows, only then you enforce the strict सर्किट ब्रेकर कॉन्फ़िगरेशन। सो डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशंस ऐसे काम में आ सकता है। और आई थिंक यही है, बाकी स्लाइडिंग विंडो ऑब्वियसली वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो मोर और लेस आई थिंक ये हमारा सिस्टम है। इसको मैं उठा के इसको उठा के मैं इधर रख देता हूँ सो दैट एवरीथिंग इज विजिबल, ठीक है? तो ये हमारा सिस्टम है, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो, ठीक है? बता देना भाई अगर कुछ विजिबल नहीं है या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी इसमें मेरे पास डिस्कस करने के लिए रह गई है। बेसिकली ये मल्टीपल इंस्टेंसेस पे ये सब चीज़ें कैसे हैंडल करोगे, सर्विस गोज़ डाउन तब तुम कैसे हैंडल करोगे, और ये जो तुमने जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था ना कि हम लोग कैसे डेटा को लोड करेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे बोला था, कहाँ गया ये वाला जो सीन है कि हम लोग बैकग्राउंड में कैसे लोड करेंगे, बैकग्राउंड के लिए कैसे कर सकते हैं, कितना फ्रेश है, बिकॉज यू नीड सर्टेन क्रॉन बेस्ड अप्रोच हियर, बट क्रॉन बेस्ड ही चलेगी या तुम हाइब्रिड कुछ यूज़ कर सकते हो वगैरह वगैरह, बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। एंड ऑब्वियसली बुकिंग पाथ में हम ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशंस नहीं कर सकते, बिकॉज वी नीड द स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी देयर। सो एवरी टाइम वी हैव द रिक्वेस्ट कमिंग इन फ्रॉम द क्लाइंट, we first verify the prices what we showed to the uh, customer and what we actually have right now available in the inventory from the supplier. Now, one advantage only here is, so in when the search service fetches data for a particular path, it goes to all supplier. I mean, the request goes to all the suppliers. So there is some problem there. Why? Because you are sending the data to multiple suppliers. So out of 5 suppliers, only 3 suppliers respond. So you return the partial results, which is fine. Okay, not a problem. But in booking path, you only have one flight ID. Once the customer has identified the flight they want to book, they will give you only the flight ID which they want to book, and they will also provide you the details like the car details, their personal details and all. So यहाँ पे जो है, अब जब ये वेरिफिकेशन की बात आएगी फॉर अ पर्टिकुलर फ्लाइट आईडी, यू नीड टू चेक द प्राइसेस, सीट अवेलेबिलिटी, लॉक द इन्वेंट्री इफ अवेलेबल। सो इंटीग्रेशन सर्विस को यहाँ पे जो है सबके लिए नहीं जाना है,
सबके लिए नहीं जाना है. It needs to go to only one supplier, which was identified based on the flight detail and the offer. Why? Because the same मतलब एक flight पे you can have multiple offers running. So you wanted to show the cheapest one to the customer. So you will always identify for a particular flight only one supplier. So we'll go to directly that to that supplier. Now, do you want the circuit breakers there? I think not, because it directly impacts your business. But all of these things you need to discuss with your interviewer as well. And that's why, because if you see, this system was so complicated, even though not too many components available. That's why I think जो है कैंडिडेट को रिजेक्ट किया था, saying that the customer, I mean the client इंटरव्यूई जो है उसको कनेक्टिविटी मैनेजमेंट का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. बट व्हाई डू आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दिस सिस्टम? एक मैंने स्विगी में इसी सिस्टम पे काम किया था, दूसरा मैंने बुकिंग के सिस्टम में भी इसी सिस्टम पे काम किया था, बिकॉज आई नो हाउ द थिंग्स वर्क इन इन रियल सिस्टम. सो आई हैव द रियल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द connectivity partners and all on the all the kind of problems connectivity partners face, the kind of problems aggregators face when they talk to the connectivity partners. And I know all of these details because the reliability of the suppliers is not good, and you can never trust them even though they say their availability of the APIs is 99.99 percentile, or they say that their P95 latency is, let's say, less than 5 second, I mean less than 1 second, P99 is, let's say, 5 second. जो भी वो बोल रहे हैं, you can never trust them, that I know for sure. So you have to be vigilant. You need to build a system that can scale across multiple suppliers which are not reliable at all. So you build a reliable system on top of unreliable suppliers. ऑल राइट. सो आई थिंक हम लोगों ने रीड पाथ को काफ़ी स्केल कर दिया है. लो लेटेंसी सिस्टम हमने ऑब्वियसली बिल्ड कर दिया बिकॉज वी हैव मल्टीपल levels of caches. So we have L1 cache, which is in memory cache, and L1 caches are microsecond because when you directly read from your RAM, system RAM, they are very fast. ठीक है. Then comes the L2 cache, which is global Redis, and we use the Redis hash rate with cache aside architecture and with soft TTL and hard TTLs. And then we have the database. Database defines the freshness. If the data is fresh, we fetch it directly from the database. If the data is not fresh, then we go to the actual supplier. And here we actually incur the API cost and also see the latency. So that's the disadvantage. So I think we have all of these things. So read path is already optimized enough. ठीक है. रीड पाथ हमारा ऑप्टिमाइज्ड है. राइट पाथ भी हमने ऑप्टिमाइज कर लिया था बिकॉज वी विल गो डायरेक्टली टू दी सप्लायर. ये मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, और अगर तुम बोलो तो मैं इस पूरे उसको एक पीएनजी में दे देता हूँ तुम लोगों को, सो दैट यू हैव समथिंग टू वर्क ऑन इन केस मैंने कुछ मिस कर दिया हो. ठीक है. आज की वीडियो को ना भाई यहीं पे ख़त्म करते हैं. मेरे को पता है इस सिस्टम में अभी भी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं. बहुत सारी चीज़ें अभी भी डिस्कस कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस वाज आस्क्ड इन लीड इंजीनियर इंटरव्यू बिकॉज इट हैज़ सो मेनी मूविंग पार्ट्स. You need system knowledge information and you need the distributed systems knowledge information as well. एक काम मैं करूँगा, इस पूरे सिस्टम का जो पीएनजी है मैं वो बना के अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड इफ यू नीड टू रेफर टू इट, यू कैन रेफर टू इट यूजिंग दैट. ऑल राइट. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. यार, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, बिकॉज इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस. इट गिव्स मी कि लोग देख रहे हैं, देन they are willing to, let's say, invest their time in such videos, and it also gives me motivation because I also need to invest more than 2 hours for a particular video because I need to research first, then record the video, edit the video, and then actually publish the video. So if you can just subscribe to my YouTube channel, that be great. मैं 26 में अपना एक गोल रख के चल रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा सा YouTube पे भी ग्रो करना है, बिकॉज आई वांट टू हेल्प अदर
others as well in the industry, because when I was let's say preparing for all of these things, I did not have the resources available, and I know how it feels to not have resources and get asked these kind of questions in the interviews. ऑल राइट, तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी फिर अपन मिलेंगे बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। और हाँ, तब तक के लिए बाय बाय।